अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चा, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, इसमें हमने सेकेंड ईयर के सारे फार्मूलाज को सिर्फ एक ही लेक्चर में कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से, विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है आपका सेकेंड ईयर का, और यहाँ से ही हम अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना मेनली सबसे पहला जो आपके पास फार्मूला जो आपने माइंड में रखना है, ज़रा 1 मिनट दो बस मुझे। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है, दैट इज़ Q इक्वल्स NE। ये क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला है कि आपके पास, मैं कहता हूँ 10 प्रोटॉन्स दिए हुए हैं, तो मुझे बताओ उन 10 प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना होगा। तो आप क्या करोगे? N नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और E इक्वल्स चार्ज ऑन वन पार्टिकल, ऑन वन पार्टिकल। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास 10 प्रोटॉन्स गिवन है तो नंबर n की जगह 10 पुट करो, E की जगह प्रोटॉन, एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है वो पुट करो, आगे बाद 10 प्रोटॉन का चार्ज निकल आएगा। ठीक है, इससे अगला फार्मूला जो हमने मेन देखना है, दैट इज़ ऑफ कूलम्स लॉ। इसके ये सिर्फ बेसिक्स में सिर्फ इसका एक ही फार्मूला है, और कूलम्स लॉ का फार्मूला होता है KQ1Q2/R²। ठीक है, इसको हमने एक और तरह से भी लिखना है। अगर इसको मैं पूरा का पूरा खोल कर लिखूँ तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि K का फार्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q2/R²। ठीक है, ये हमारे पास, अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूँ तो ऊपर वेक्टर का निशान आएगा और यहाँ पर आगे यूनिट वेक्टर लगेगा। बच्चे, ये तो हो गया है हमारे पास वैक्यूम के लिए, पता है इस बात का हमें। अच्छा, अगर मेरे पास कोई मीडियम है दो चार्ज के दरमियान, तब क्या होगा? तब ये होगा F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। रिलेटिव परमिटिविटी भी यहाँ पर आ जाएगी, Q1Q2/R²। और क्योंकि मैंने वेक्टर की फॉर्म में लिखा है तो आगे यूनिट वेक्टर। अच्छा, इन दोनों को हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं। वो कैसे वाला? समझो ये वैक्यूम वाला फॉर्मूला है मेरे पास। अगर मैं ये देखूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q2 डिवाइड बाय, मैंने आपको सिखाया भाई यूनिट वेक्टर का अपना फॉर्मूला आता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। पिछले लेक्चर्स में सिखा चुका हूँ ना मैं। मतलब एक, अगर आपके पास एक वेक्टर है उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। यहाँ से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला निकालो, क्या निकलेगा? वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ना, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ये अब पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं वेक्टर ओवर इसका मैग्नीट्यूड मैंने पुट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर R² था, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, नीचे R³ बना देंगे। ठीक है, यहाँ R³ बन जाएगा। तो इस तरह से भी आपने एक फॉर्मूला लिखना है, ये वैक्यूम के लिए भी है, और आगे अगर कोई मीडियम है तो उसके लिए भी आप बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे। सिर्फ एक एडिशन होगी, क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन R साथ आ जाएगा। अब ये जो एप्सिलॉन R है, रिलेटिव परमिटिविटी है, इसका अपना भी एक फार्मूला है। क्या है वो? बताओ बच्चे, ये एक रेशो है थी, अगर आपको याद हो तो। रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज़ अ रेशो ऑफ फोर्स प्रेजेंट बिटवीन पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्ज या एनी चार्ज पार्टिकल्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द फोर्स प्रेजेंट इन अ मीडियम। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि एक रेशियो है। देखो, इस ऊपर वाले का यूनिट भी न्यूटन होगा, नीचे वाली का भी यूनिट न्यूटन होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका अपना कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि एक रेशियो है। एक बात याद रख लो कि जो मेटल्स के लिए होती है ना, इसकी वैल्यू वो इन्फिनाइट होती है एप्सिलॉन R की, मेटल्स के लिए। अच्छा, आगे देखो, अब हमारे पास अगला जो हमारा फार्मूला आता है, दैट इज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिकल फील्ड का बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है। क्या है वो? इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल्स टू KQ/R²। अच्छा, K को अब आप खुद लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैंने इसकी ये सिंपल लिखी है फॉर्म। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूँ तो आगे यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, सही है। और अगर मैं यूनिट वेक्टर की जगह खाली वेक्टर लिखता हूँ, मैं इस तरह से लिखता हूँ KQ आगे वेक्टर लिख रहा हूँ ना, देखो इसके ऊपर कैप नहीं है, इसके ऊपर एरो है, तो फिर नीचे मुझे R³ कर देना है। ठीक है, सिंपल है, समझ आ रहा है? अच्छा, ये तो हमारे पास फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड का, जब हमारे पास एक आइसोलेटेड चार्ज हो। याद रखो, ये फार्मूला तब लिखेगा जब हमारे पास आइसोलेटेड चार्जेस हों। समझ आ रही है इस बात की?
आइसोलेटेड चार्ज का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे एक चार्ज पार्टिकल है, बल्कि नहीं इसका ग्रीन ही कलर रखें। समझो मेरे पास एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है, समझो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है डजेंट मैटर। मैं चाहता हूँ कि मैंने इसके इस यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करनी है कि इसकी वजह से कितनी है, तो वो मैं फाइंड कर लूँगा KQ/R² से, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक फार्मूला तो है आइसोलेटेड चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक और ही फार्मूला है, बट दैट इज़ नॉट फॉर आइसोलेटेड चार्जेस। वो है हमारे पास ये E - ΔV/ΔR। समझ रहे हो इस बात को? या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ इसको ऐसे, ये जो ΔV/ΔR है ना, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इट इज़ द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ आ रही है इस बात की? अच्छा, अब अगर मैं ये बताऊँ ये वाला कहाँ लगेगा? जब हमारे पास पैरेलल प्लेट्स होंगी, जब हमारे पास पैरेलल चार्ज प्लेट्स होंगी, तब पैरेलल प्लेट्स होंगी तब लगेगा ये वाला फार्मूला। फॉर एग्जांपल एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। मैं कहता हूँ दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया है वो है अबाउट 10 वोल्ट, ठीक है। ये 10 वोल्ट की बैटरी के साथ लगा दिए दोनों। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर का। अब मुझे बताओ इनके दरमियान इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है, ये E की वैल्यू बताओ कितनी है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो वो आप निकाल लोगे E = -ΔV और यानी -10/1 -10, ठीक है। समझ आ गई इस बात की? अच्छा आगे देखो, आगे हमारे पास इसमें आता है ज़ीरो फील्ड। ज़ीरो फील्ड के केसेस है और उनका फार्मूला। ज़ीरो फील्ड के ना दो मैंने आपको शॉर्टकट फार्मूले लिखवा देने हैं, डिटेल में तो मैं सारा कुछ करवा चुका हूँ। ज़ीरो फील्ड के आपको मैंने शॉर्टकट फार्मूलाज करवाने, ठीक है, डिटेल में करवा चुका हूँ। पहला फार्मूला लिखो, दैट इज़ X = D/√Q2/Q1, आगे आएगा -1। अच्छा, ये फार्मूला है हमारे पास जब हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस हों। समझ आ रही है? मैं इसके केसेस बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, वो लेक्चर में आपने देख लेने हैं, अभी क्विक रिवीजन हो रही है बस। आगे अगला फार्मूला है X = D/√Q2/Q1, आगे +1 आ जाएगा। और ये सेम चार्जेस के लिए, यानी जब हमारे पास सेम चार्जेस होंगे तब हमने प्लस लगाना है, जब ऑपोजिट चार्जेस होंगे तब हमने नेगेटिव लगाना है। अच्छा, ये सेम चार्जेस दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, इस बात को याद रखो। एक कंडीशन ये याद रखना कि जो Q2 है ना, इट मस्ट बी ग्रेटर देन Q1। अगर दोनों इक्वल हैं फिर आप जो मर्ज़ी पुट कर देना। समझ आ गई इस बात की? अब मेनली आपने ये देखना है कि मैं समझा देता हूँ एक एक से एक एक केस बना के। ये ऊपर वाला ऑपोजिट चार्जेस वाला समझो, ये एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। मुझे पता है इन दोनों के दरमियान तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी, तो इनके दरमियान में तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो होनी नहीं, वो कहीं साइड्स पे ज़ीरो होनी है। और किस साइड पे ज़ीरो होनी है? मैं कहता हूँ कि ये बड़ा है, ये समझो 10 कॉलम का है, ये 1 कॉलम का है, तो यहाँ पर कहीं पे छोटे वाले की साइड पे कहीं बननी है, ठीक। अब ये जो डिस्टेंस होगा ना छोटे वाले चार्ज से, ये x है। d क्या है? d इन दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस है, ठीक है। Q2 ये हो जाएगा बड़ा वाला, Q1 ये हो जाएगा। फार्मूला पुट करो, आपके पास x निकल आना है, ठीक है। x = D/√Q2/Q1 -1। अच्छा, अब अगर आप चाहते हो ये x है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में वो पूछे कि बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस बताओ ना, तो फिर आप ये करोगे d + x करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है ना। छोटे वाले चार्ज से उसका डिस्टेंस है x, फार्मूले से हम वो निकाल रहे हैं। ये d + x हम फार्मूले से नहीं निकाल रहे, ये बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस है, ठीक है। ये आपने खुद निकालना है। आगे देखो, अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस हैं, जैसे मैं एक ये बना रहा हूँ, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक और नेगेटिव चार्ज है। मुझे पता है जब सेम चार्जेस हो हमारे पास कहीं बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड शुरू होती है, तो मैं क्या करता हूँ, और किसके करीब होती है? छोटे वाले के करीब होती है। समझो ये 10 कॉलम है, ये 1 कॉलम है, तो ये x क्या होगा? छोटे वाले से के करीब वाला डिस्टेंस होगा, ठीक है। और d क्या होगा? इन दोनों के दरमियान टोटल डिस्टेंस कितना है, वो d है, ठीक है। ये Q2 है आपके पास, वो Q1 है आपके पास। x = D/√Q2/Q1 आपके पास आपका आंसर निकल आएगा, सिंपल है। और अगर आपने इसमें वो कहेगा Q2 से डिस्टेंस बताओ मुझे कितना है, Q2 से अगर आपने डिस्टेंस बताना तो आपने d - x करना है। आपने d में से x को निकाल देना ताकि आपको Q2 से डिस्टेंस मिल जाए। जो आपको x मिलता है ना, वो छोटे चार्ज से हमेशा मिलता है जो फॉर्मूले में है। इधर आप d - x कर दोगे, ठीक। आगे चलो,
आगे आ गया है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही सिंपल है ये वाला भी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसका बच्चे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मेन फार्मूला है ना, पहला जो बेसिक फार्मूला है वो ये है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल्स वर्क डन ऑन आर चार्ज। अच्छा, ये फार्मूला आप तब लगाते हो जब आपके पास एक आइसोलेटेड चार्ज हो। ये एक आइसोलेटेड चार्ज के लिए फार्मूला है, ठीक। फॉर एग्जांपल क्या मतलब है मेरी इस बात का, मैं कहता हूँ कि मेरे पास ऐसे ये पड़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, इसका एक यहाँ पे पॉइंट है, मैंने कहना है कि इस पॉइंट पर बताओ पोटेंशियल कितना है, फाइंड आउट करो। पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है हमेशा। मैं इन्फिनिटी से एक छोटा सा चार्ज उठा कर लाऊंगा, इस पर मुझे जितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, जितना वर्क डन लगाना पड़ेगा यहाँ पर लाने के लिए, वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, ठीक है। बस सिंपल, कुछ भी नहीं है। और वर्क डन ऑन चार्ज। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ आगे इसका एक और फार्मूला है, वो भी आइसोलेटेड चार्ज के लिए ही है, दैट इज़ K/Q/R। लेकिन इस पे गौर रखना, ये था टेस्ट चार्ज जो हम इन्फिनिटी से उठा के ला रहे थे, ठीक है। और ये है सोर्स चार्ज जिसकी हम फाइंड आउट कर रहे थे, मतलब ये वाला चार्ज ऐसा है, इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। इन्फिनिटी से मैं ये उठा के ला रहा हूँ, ये Q0 है, ठीक है। पहले वाले फार्मूले में आपने Q0 पुट करना है, दूसरे वाले फार्मूले में आपने सोर्स चार्ज पुट करना है, ठीक। ये आपने बात याद रखनी है, दोनों ही आइसोलेटेड चार्जेस के फार्मूले हैं। अच्छा, जो K/Q/R ना, इसको हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी कहते हैं, ये बात भी याद रख लो, नाम है। आगे देखो, अगर आपके पास आइसोलेटेड चार्जेस नहीं है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, फिर क्या करोगे। जब आपके पास पैरेलल प्लेट्स हैं तो सिंपल आपने वही वाला फार्मूला यूज़ करना है जो मैंने पहले भी करवाया, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये लो -ER, मतलब यहाँ पे डिवाइड हो रहा था ना R, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फार्मूले से निकाल लेना है, ठीक। अच्छा बच्चे, इसके बाद आता है हमारे पास हाँ, गॉसेस लॉ। अच्छा, गॉसेस लॉ में तो पहले वाले केस में आपको पता कोई फार्मूला नहीं है, वो सिंपल है, जो उसमें बस ये है कि इनसाइड जो होता है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो हो जाती है एक होलो चार्ज कंडक्टर के। अब दूसरा केस क्या था उसका, गॉसेस लॉ का, उसमें हमारे पास एक इन्फिनाइटली चार्ज पैरेलल शीट थी और उसका फार्मूला था इलेक्ट्रिकल फील्ड, अगर हमने उसके पास फाइंड आउट करनी थी ना, सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूँ, वो थी E = σ/2ε0। अच्छा, और यहाँ पे जो सिग्मा है इसका अपना फार्मूला भी है, सिग्मा = चार्ज/एरिया, ठीक है, चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसे। अच्छा, अब जब हमारे पास दो प्लेट्स हों, दो पैरेलल प्लेट्स हों, तो इसका डबल हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा σ/ε0। समझ आ गई मेरी इस बात की, यानी कि ये है एक सिंगल प्लेट का, ये है पैरेलल प्लेट का। अब इन दोनों को भी आप आपस में रिलेट कर सकते हो, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है एक पैरेलल प्लेट की, वो डबल है सिंगल प्लेट से, ठीक है। समझ आ गई मेरी इस बात की, नाइस। चलो अब आगे देखते हैं हम। आगे हमारे पास इसमें आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऐसे फार्मूला तो नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट खुद एक यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, लेकिन आपने जब एनर्जी का, क्योंकि यूनिट है तो एनर्जी निकालनी है, तो आपने वर्क डन वाले फार्मूले से ही निकालनी है। और ये देखो, ये था ना पोटेंशियल इक्वल्स वर्क डन और चार्ज ना, अब वर्क डन क्या है, एनर्जी है, तो आपने ये निकालनी है, इसको वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दो, VQ = वर्क डन। अब ये आपके पास एक ट्विस्ट आएगा, लेकिन इसमें ये जो एनर्जी है आपने अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है ना, आपने पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स में लेना है, और जो आपने चार्ज लेना है ना, V/Q है ना, चार्ज आपने E की फॉर्म में लेना है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, दो, मैं कहता हूँ जैसे कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, 4E, उनको मैंने 10 वोल्ट से एक्साइट किया, ठीक है। बताओ कितनी एनर्जी गेन की होगी इन्होंने, तो आप क्या करोगे, 10 वोल्ट × 4 इलेक्ट्रॉन, ये लो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उनके पास होगी, ठीक है। समझ गए, नाइस। आगे आपने बच्चों देखना है कि हमारे पास कैपेसिटर स्टार्ट हो गया। सिंपल, कैपेसिटर्स में बच्चे हमारे पास सबसे पहला फार्मूला उसी का आता है कि एक कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोर होता है वो कितना होता है, दैट इज़ Q = C/V। इसमें एक बात याद रखना, C जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं Q बढ़ाऊंगा तो C भी बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये। अच्छा, Q = CV हो गया। इसके बाद बच्चे हमारे पास आता है ये जो C है, इसका एक अपना फार्मूला है, वो क्या है, C = अब ये डिपेंड किस पे करता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट इज़ A ε0/D।
और ये फार्मूला इसका वैक्यूम में होता है, ठीक है। ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, यानी अगर आप प्लेट्स का एरिया बढ़ाओगे तो सी बढ़ जाएगा, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, सिंपल है। ये वैक्यूम में है, तो इसका फार्मूला मीडियम में क्या होगा वो भी बहुत सिंपल, आपने गेस कर लिया होगा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन आर लग गया है, तो ये मीडियम में है, समझ गए इस बात को भी। अब हमारे पास आगे फार्मूला जो आता है ना, इनमें हमारे पास एक फार्मूला आता है एनर्जी स्टोर का, ठीक है। इनको ना हम यहाँ ऊपर कर लेते हैं, एनर्जी स्टोर का, कि एक कैपेसिटर में जो आप एनर्जी स्टोर करते हो वो हम कैसे फाइंड आउट करें जी। एक मैं उससे पहले ना, एनर्जी स्टोर से पहले एक हमने इसमें मैंने ये फार्मूला बताया ना, मैंने ये फार्मूला बताया कौन सा, कैपेसिटेंस मीडियम वाला, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन आर का फार्मूला देख लो, जो एप्सिलॉन आर का इसमें फार्मूला है ना, वो बच्चे है कैपेसिटेंस इन द मीडियम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, ठीक है। चलो ये वाला फार्मूला आपने देख लिया एप्सिलॉन आर का, इसका भी यहाँ पर भी कोई यूनिट नहीं होगा, ये बात याद रखना, इसका यूनिट होता ही नहीं है एप्सिलॉन आर का। अब हम देखेंगे एनर्जी स्टोर के फार्मूले, वो 3 ही फार्मूले हैं बच्चे, आराम सुकून से हो जाएंगे। पहला फार्मूला एनर्जी स्टोर का है एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 QV। अच्छा, अगला फार्मूला है एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 CV², हाफ CV²। अगला फार्मूला है एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ Q²/C, ठीक। ये 3 हमारे पास फार्मूले हैं एनर्जी स्टोर्ड के। अब आप कहोगे सर कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है, बच्चे ये देखो, ये जनरल फार्मूला है, ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो वैसे, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ये मैंने लेक्चर में डिटेल समझाया हुआ है, लेक्चर में देखना है आपने। ये वाला ज़्यादातर ना हम बच्चे पैरेलल में यूज़ करते हैं, सीरीज़ में भी कर सकते हैं, ज़्यादातर पैरेलल में यूज़ करते हैं। क्यों? पैरेलल में आपके पास V कांस्टेंट होता है ना, तो E और C का आपस में डायरेक्ट रिलेशन निकल आता है आराम से। और ये बच्चे हम यूज़ करते हैं सीरीज़ में। सीरीज़ में क्यों हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो E और C का इन्वर्स रिलेशन निकल आता है। प्रेफर करते हैं, यूज़ कोई भी कर सकते हैं। समझ आ गई मेरी इस बात की? अच्छा, यहाँ पर एक और फार्मूला एक बड़ा ही काबिल ज़िक्र है, दैट इज़ ऑफ एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो फार्मूला क्या है जी? इट इज़ 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर E²। असल में ये वाला फार्मूला ना एनर्जी को और इलेक्ट्रिकल फील्ड को आपस में रिलेट कर रहा है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ये सब तो कांस्टेंट होती हैं। तो ये फार्मूला भी आपने देख लिया। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, उनके फार्मूले हैं बच्चे। जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कंबाइन करते हैं तो उनकी कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है ना, वो निकलती है इस तरह, 1 कैपेसिटेंस इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2। समझो 2 कैपेसिटेंस है हमारे पास, ठीक है। ये आपके पास निकलेगी सीरीज़ में। और पैरेलल का क्या फार्मूला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का? वो तो बहुत सिंपल है, C1 प्लस C2, सिंपल। अच्छा, अगर आपके पास 2 कैपेसिटर्स हों जिनकी वैल्यू डिफरेंट हो एक दूसरे से, तब आप कैसे निकालोगे? 2 कैपेसिटर्स हों जिनकी डिफरेंट कैपेसिटेंस हो, तब कैसे निकालोगे? वो निकलेगी कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर एडिशन, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। मैं करवा चुका हूँ बहुत दफ़ा ये प्रोडक्ट ओवर एडिशन, ठीक है। और यहाँ पर तो वही रहेगा, सिर्फ ऐड हो जाएंगे, सिंपल, इसमें कोई इतना ऐसा नहीं आएगा, ठीक। अच्छा, अगर हमारे पास 10 हैं, अब समझो n कैपेसिटर्स हैं जिनकी वैल्यू सेम है, n कैपेसिटर्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं कैपेसिटर्स लेकिन उनकी वैल्यू सेम है, तो आप ये लिखोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू C/n, ठीक है। क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है, समझो सबकी वैल्यू 10 है, तो आप 10/1000, अगर 1000 तो 1000 लिख दोगे, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल आएगी। और यहाँ पर आप करोगे NC, ठीक। चलो, ये वाला भी आपका काम हो गया। आगे बच्चों आपने मेनली देखना है, इसमें ऐसा कोई फार्मूला रह तो नहीं गया। अब मैं आपको ना, हाँ, एक दो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो मैं आपको लिखवाने लगा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारा चैप्टर वाइंड अप है। यहाँ नीचे करते हैं। एक फार्मूला हमारे पास है कि अगर एक चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट की है, तो बताओ उसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो वो एक्सेलरेशन बच्चे आपने
सिंपल और सिंपल निकाल लेनी है एफ इज इक्वल टू एम ए से। ये देखो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगी है, इलेक्ट्रिकल फोर्स क्यू ई के इक्वल होती है। अच्छा मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये वाला फार्मूला था लिखवाया, इलेक्ट्रिकल फील्ड का ना एक फार्मूला ये भी होता है, फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज एफ ओवर क्यू, ठीक है, समझ आ गई मेरी इस बात की। और ये टेस्ट चार्ज है, मतलब समझो यहाँ कंपेरिजन कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर में ना, ये सोर्स चार्ज है, ये वो चार्ज है। अब मैं बताता हूँ, ये एक चार्ज है समझो, ये एक छोटा सा टेस्ट चार्ज है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ाहिर है अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसको रिपेल करेगी, इस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगी ना, है ना, तो वो फोर्स आपने डिवाइड कर देनी है टेस्ट चार्ज पे कि टेस्ट चार्ज कितना, हाँ तो आपके पास निकल आएगी ई यहाँ पे इस फार्मूले से, पहले वाले से। दूसरे फार्मूले में आपने ये क्यू सोर्स चार्ज है तो आपने सोर्स चार्ज की वैल्यू पुट करनी है के ओवर आर स्क्वायर, डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान कितना है उस पर डिवाइड कर देना निकल आएगी, ठीक है। चलो एफ इज इक्वल टू क्यू, यहाँ से आप एफ का फार्मूला निकालो तो वो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक, इक्वल्स एम ए, एक्सेलरेशन निकालनी है आपने तो वो क्या होगी, एक्सेलरेशन इक्वल्स क्यू ई बाय एम, ये लो एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फार्मूला निकल आया। अच्छा अब हमारे पास एक और है, मैं यहाँ पे सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूँ, क्यू ई बाय एम, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम, ये फार्मूला नहीं भूलना। अब हमारे पास ऐसा है कि अगर एक हम चार्ज को क्या करें, एक्साइट कराएं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस दें जिससे वो मूव करे, ठीक है, जिससे वो मूव करे, तो बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। समझो मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, पॉजिटिव प्लेट ये रेस्ट पे पड़ा है, पहले ये नेगेटिव प्लेट लगा दी, अब ये जाहिर है नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, वो वेलोसिटी मैं आपको अब बताने लगूँ, उसका फार्मूला क्या होता है। उस वेलोसिटी का फार्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, फार्मूला याद कर लो, सिर्फ करने की डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, 2q0, वो चार्ज कितना है E, इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है D बाय M, ठीक है, तो आराम से आप निकाल सकते हो, सिंपल है। और इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं कि हमारे पास अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं, समझो एक पॉजिटिव प्लेट है एक ये नेगेटिव प्लेट है, अब देखो ये प्लेट्स भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, तो यानी इन दोनों प्लेट्स ने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है, कितनी फोर्स से एक दूसरे को ये दोनों प्लेट्स अट्रैक्ट कर रही हैं, उसका फार्मूला बच्चे होता है क्यू स्क्वायर, मतलब चार्ज कितना है इन दोनों प्लेट्स पे, डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। मैं कहता हूँ इस पर +10 है, इस पर -10 कूलम चार्ज है, तो आपने 10 ही पुट करना है यहाँ पे, ठीक है, 10 डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से आप निकाल। अच्छा हमारे पास अब अगला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये भी बहुत इजी सा चैप्टर है, इसके जो फार्मूलाज हैं आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही हाई यील्ड चैप्टर है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले ना इसमें हमने करंट का ही फार्मूला देखना है, वो क्या है, करंट इज इक्वल्स टू, बताओ किसके इक्वल होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है, यूनिट इसका एम्पेयर है, इस बात का तो हमें पता है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, सिंपल है। आगे और हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें एक पहला फार्मूला जो कि आता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या ये भी नहीं है, ये होता है आई बाय एन ए ई, इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, यानी इस एन का अपना फार्मूला है एन इक्वल्स कैपिटल एन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये सारा मैंने आपको समझाया हुआ है लेक्चर में, जल्दी जल्दी बस मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप देखो ये जो आई बाय ए है, इसमें ये आई बाय ए वो जे के इक्वल है, दैट इज़ करंट डेंसिटी, आई बाय ए इट इज़ इक्वल्स टू जे, और वो क्या होती है करंट डेंसिटी, सी डी लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे हमारे पास इसमें ओहम्स लॉ का फार्मूला आता है, वो भी बहुत ईजी है। ओहम्स लॉ का फार्मूला क्या है, वी इज़ इक्वल्स टू आई आर, अच्छा, और आर का आपको पता है कि रेजिस्टेंस इट इज़ इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटू आई बाय जी। बस जल्दी जल्दी मैं फार्मूला रिवाइज़ करवा रहा हूँ, करवाया मैंने हुआ डिटेल में, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो यानी आर और जो जी है वो इन्वर्स है ना एक दूसरे का, ये आप साइड पे लिख लो। इसके बाद बच्चे हमारे पास आता है रेजिस्टेंस का फार्मूला, जो आर का अपना फार्मूला है वो क्या है जी, दैट इज़ आर इक्वल्स ड्रो एल ओवर ए। अच्छा अगर आर का ये है तो फिर जी का क्या होगा, जी का बच्चे ये होगा ए बाय रो एल, उसका इन्वर्स, ठीक है। अच्छा अब इसमें जो रो है वो उसका अपना फार्मूला क्या है, उसको रीअरेंज कर लो, आर ए बाय एल,
अब क्या मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो रो बढ़ जाएगी? नहीं, रो इसमें बच्चे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसलिए नहीं होगा ऐसा कुछ। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो रो है ना वो एक नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इस बात का तो हमें पता है। ठीक है, आगे अगर देखो आप, जल्दी जल्दी से बस फार्मूले करने हैं हमने। मैंने आपको स्ट्रेचिंग वाला केस भी समझाया हुआ है और मैंने आपको बताया हुआ कि हम लेंथ वगैरह जब इंक्रीज़ करते हैं तब भी हमने कैसे लगाना है। बहरहाल वो मैं आपको एंड पे समझा दूंगा टाइम मिला तो। अब कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर देखो, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर अल्फ़ा, इसका फार्मूला होता है आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू डेल्टा टी। ये पॉजिटिव होता है फॉर मेटल्स और ये नेगेटिव होता है फॉर सेमीकंडक्टर्स। क्यों? मैंने आपको पढ़ाया हुआ लेक्चर में, वहाँ पे जाके अच्छी तरह पढ़ लेना डिटेल में। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि मैं डिटेल नहीं बता रहा, लेकिन अब डिटेल में नहीं बता सकता, सारी सेकेंड ईयर कवर करनी है। ठीक है, आगे देखो हमारे पास अगला फार्मूला आता है इसमें जूल्स लॉ का। वो हीट फाइंड आउट करने के लिए एक सर्किट में कि हीट लॉस कितना हुआ है, दैट इज़ हीट लॉस इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर, उसमें करंट कितना गया उसका स्क्वायर इंटू आर, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है इंटू टाइम, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। सिंपल फार्मूला। इसके बाद बच्चे आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ई एम एफ। देखो ई एम एफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का बड़ा ही ईजी फार्मूला है। ई एम एफ ये ई है, इट इज़ इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस लॉस्ट अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई इक्वल्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अगर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का ये लिखो आई, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस आता है तो आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। यहाँ से अगर आपने करंट निकालना है, करंट का बच्चा यहाँ से फार्मूला क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, करंट इक्वल्स ई ओवर आर प्लस आर। ठीक, ये आपके पास आ गया। और बच्चे इसमें आपने अगर देखना हो तो मुझे ये बताओ कि जब जो ई एम एफ है और वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों कब बराबर होते हैं? इस फार्मूले से देखो ना, जब आपने ई और वी टी को बराबर करना है, जब आगे बाद या तो आई ज़ीरो हो जाए या फिर स्मॉल आर ज़ीरो हो जाए, यानी ओपन सर्किट हो जाए तो करंट ज़ीरो हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाए तो करंट ज़ीरो हो जाएगा, तो आपके पास ई और वी टी इक्वल हो जाएंगे। और दूसरी कंडीशन आपके पास है कि जो आपके पास स्मॉल आर है वो ज़ीरो हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, तब ई और वी टी दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सिंपल है। आगे देखो, आगे बच्चे हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का अपना एक फार्मूला आता है, दैट वो फार्मूला नहीं है, रिलेशंस हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के। वो आप देखो, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी सी ओवर टी ए, डी सी ओवर टी ए। आप कहोगे सर ये क्या है? डी जो है ना हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन, जो एक बैटरी होती है उसकी अपनी होती है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो उन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जितना डिस्टेंस है ना वो डी है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ द बैटरी। अच्छा, सी क्या है सर? बैटरी है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, ये बच्चे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, टी से टेम्परेचर है और ए से एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड है। ठीक है, आगे देखो बच्चे, इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर के फार्मूले हैं, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, 3 फार्मूले हैं मेनली हमारे पास। पहला पावर का फार्मूला है पावर इज इक्वल्स टू वी आई, अगला फार्मूला है पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, अगला फार्मूला है पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। अच्छा, कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज़ करना है? बच्चे तीनों फार्मूले कहीं भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ना पावर इज इक्वल्स टू वी आई को हम जनरल कहते हैं कि ये तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जो आई स्क्वायर ओवर आर है ना, ये हम ज़्यादातर सीरीज़ में यूज़ करते हैं, क्योंकि सीरीज़ में आपको पता है करंट कांस्टेंट होता है, तो पावर आर का रिलेशन डायरेक्ट निकल आता है। और ये वाला फार्मूला हम पैरेलल में यूज़ करते हैं, क्योंकि पैरेलल में आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो पावर और आर का इनवर्स रिलेशन निकल आता है। हम प्रेफर करते हैं हम पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी पैरेलल में यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है, आगे देखो, आपको ब्राइटनेस के केसेस याद हो गए, वो हमने इन फार्मूले से किए थे, जो कि मैंने आपको बड़े ही अच्छे से लेक्चर में करवाए थे। आगे देखो, आगे बच्चे हमारे पास आ रहा है स्ट्रेचिंग का केस, और स्ट्रेचिंग में आपको एंड पे करवाता हूँ। आता है आगे वोल्टेज डिवीजन रूल। ये थोड़ा सा ज़रा मैं आपको बता के करूँगा। समझो मेरे पास एक सर्किट है, ऐसे एक ही बैटरी लगी है, वरना आपको समझ नहीं आएगा वोल्टेज डिवीजन रूल का फार्मूला। ऐसे आगे मैं लगाता हूँ एक रजिस्टर ये है और दूसरा ये है, और आगे तीन रजिस्टर्स मैंने टोटल लगा दिए। ठीक है, और ये बैटरी है 20 वोल्ट की, और जो करंट इसमें से जा रहा है वो है आई,
और जो रजिस्टर्स है समझो वो है R1, R2 और R3। ज़ाहिर है इन तीनों में से करंट तो सेम गुजरेगा, बट इनके तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस मैं कहता हूँ इसके क्रॉस V1 है, इसके क्रॉस V2 है, इसके क्रॉस V3 है। ये बात तो हमें पता है कि जो V है टोटल वो इन तीनों को ऐड करोगे तब आ जाएगा, क्योंकि इसी V ने डिवाइड आगे डिस्ट्रीब्यूट होना ना उन तीनों रजिस्टर्स के क्रॉस। अब इस V1 का फार्मूला क्या है, V2 का फार्मूला क्या है, V3 का अपना फार्मूला क्या है वो देख लो बच्चे। जो V1 का अपना फार्मूला है ना वो बहुत सिंपल है, दैट इज़ इक्वल टू आपने V1 आपने सोर्स वोल्टेज पुट करना है डिवाइड बाय तीनों को ऐड कर दो, तीनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, और जिसके अक्रॉस निकालना है मतलब R1 के क्रॉस निकाल रहे हो ना तो इंटू R1। ठीक है, सिमिलर V2 के लिए क्या करोगे, सोर्स वोल्टेज पुट करो, तीनों को ऐड करो, R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V2 के क्रॉस निकाल दो तो यहाँ पे R2 लिख दो। याद रखो फॉर्मूले में सिर्फ 2 V आ रहे हैं, ठीक है, बाकी सारे आ रही हैं। तीसरे का क्रॉस निकालना तो क्या करोगे, V3 इज इक्वल्स टू सोर्स पुट करो डिवाइड बाय तीनों R को ऐड करो, R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R3। ठीक है, इस तरह से आपका ये वोल्टेज डिवीजन रूल कवर होता है। आगे आता है हमारे पास करंट डिवीजन रूल, और वो पैरेलल में काम आता है हमारे। आगे आता है हमारे पास करंट डिवीजन रूल। उसके लिए भी मैं एक सर्किट बनाता हूँ बड़ा इजी सा। ये समझो मेरे पास एक बैटरी है, ऐसे है, ये एक रजिस्टर है, ठीक है, और ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ठीक है। मैं तीनों का नाम दे देता हूँ, R1, R2, R3। मुझे पता है तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा जो कि V के इक्वल होगा जो बैटरी का है। अब तीनों में से करंट डिफरेंट जाना है, क्योंकि करंट ने देखो यहाँ से करंट आ रहा होगा, उसने आगे डिवाइड हो जाना है I1, I2, I3, ठीक है, करंट डिफरेंट है। तो अगर आपने करंट फाइंड आउट करने हैं, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर से जा रहा है I1, ये इसमें से I2 जा रहा है, इसमें से I3 जा रहा है, और शुरू में जो टोटल जा रहा है वो I है। अब इतनी बात समझ आती है कि जो I है ये इन तीनों के सम के इक्वल होगा, क्योंकि I ने ही आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होना तीनों में। अब इन तीनों का इंडिविजुअल फार्मूला क्या है, इन तीनों का जो इंडिविजुअल फार्मूला है ना बच्चे वो है I1 इक्वल्स, बहुत ईजी है, R2। अच्छा वैसे हम ना जो वोल्टेज डिवीजन रूल है वो 2 के लिए यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ 3 बना दिए गलती से, हम सिर्फ 2 के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जो वोल्टेज डिवीजन रूल है, वरना 3 के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। 2 के लिए यूज़ करते हैं, दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। वो फिर आप उसको ना कन्वेंशनल मेथड से यूज़ सॉल्व करोगे, शॉर्टकट फार्मूला ऐसा 3 के लिए नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। अच्छा I1 अगर आपने फाइंड आउट करना है ना तो बच्चे I1 का फार्मूला होता है वही सोर्स करंट पुट करो, पीछे सोर्स वोल्टेज पुट किया था, दोनों को ऐड कर दो सेम R1 R2। अब जिसके क्रॉस फाइंड आउट करना वो नहीं, दूसरा वाला पुट कर दो, ठीक है, R2 पुट कर दिया। अब यहाँ पर I2 का क्या फार्मूला होगा, सोर्स करंट पुट करो डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू R1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका करंट डिवीजन रूल भी पूरा होता है। अब आगे व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चे आपको पता है आपने इस तरह एक काइट की फॉर्म में लगाए होते हैं रेजिस्टर्स, और हमारे पास अगर बीच में गैल्वेनोमीटर होता है, अगर हमारे पास ये एक बैटरी लगाई होती है हमने साथ नीचे, अगर तो हमारे पास R1 ओवर R2 इक्वल है R3 ओवर R4 के, मतलब ऐसे आप नंबरिंग देते हो R1 R2 R3 और R4। अगर तो R1 ओवर R2 R3 ओवर R4 के इक्वल है तो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। बस आपने इसमें ये बात याद रखनी होती है। और जो पोटेंशियल, अगर मैं कहता हूँ ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है तो इन दोनों पॉइंट्स पे सेम पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल एट A शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एट B, अगर ये वाली मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो, ठीक है। आगे आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्मूले हैं, बड़े ही ईजी हैं, क्योंकि मैंने कैपेसिटेंस का करा दिए तो रेजिस्टेंस के बहुत ईजी होंगे। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आप सीरीज़ में फाइंड आउट करते हो ना वो ये होती है R इक्विवेलेंट, सिर्फ ऐड कर देते हो, कैपेसिटर से उल्टा हिसाब है। इसमें सीरीज़ में ऐड करते हो, उसमें पैरेलल में ऐड करते थे हम, ठीक है। अच्छा पैरेलल में क्या था, एक मिनट रुको ज़रा, यहाँ ले आओ, ठीक है। सीरीज़ और पैरेलल में था 1 ओवर R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, ठीक है। अगर हमारे पास
ये दोनों हैं कि दोनों के दो हैं हमारे पास और दो डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, इक्विवेलेंट निकालनी है। कैसे निकालोगे? इसमें तो सिंपल आपको ऐड ही करना पड़ेगा। उसमें आपके पास फार्मूला लगेगा प्रोडक्ट और एडिशन का, प्रोडक्ट R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। और अगर आपके पास n सेम रेजिस्टेंस हैं, बहुत ज़्यादा हैं जिनकी सब सेम रेजिस्टेंस है, तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी n R से और इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी R बाय n से, ठीक है। कोई इसमें ऐसी मुश्किल बात नहीं थी। आगे देखो हमारा चैप्टर यहाँ पे वैसे कवर अप हो गया और फिर बस आगे हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया हुआ है कि आपने देखना होता है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ही है। 1 किलोवाट आवर क्या है? 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इक्वल है। और किलोवाट आवर क्या है? एनर्जी का यूनिट है। तो आपने ये एनर्जी कैसे फाइंड आउट करनी है? एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इक्वल्स पावर इनटू टाइम। ये पावर लेकिन आपने किलोवाट में लेनी है और टाइम आपने आवर में लेना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगी। और अगर आपके पास ये एक दिन के लिए है, ठीक है, ये एक दिन के लिए है, फॉर 1 डे। अगर आपके पास 30 दिनों के लिए यूज़ हो रहा है ना, फिर आपने क्या करना है? पावर इनटू टाइम, ये किलोवाट में, ये आवर में, इनटू डेज़, कितने डेज़ यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। जितने किलोवाट एनर्जी निकलेगी ना, देखो दोनों ने मल्टीप्लाई होकर किलोवाट इनटू आवर, किलोवाट आवर में एनर्जी आ जाएगी। जितनी किलोवाट आवर एनर्जी निकलेगी उतने यूनिट्स होंगे। और अगर आपको एक यूनिट की प्राइस अगर 10 रुपये दी है तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकल आएगा। अच्छा, आप स्ट्रेचिंग का केस देख लो, कुछ भी नहीं था उसमें। समझो मेरे पास एक ऐसे वायर है, ये एक वायर है, इसको ना पकड़ के मैंने खींचा है, मतलब इधर से भी खींचा और इधर से भी खींचा, तो ये लंबी हो जाएगी ज़ाहिर है, बट ये थोड़ी पतली हो जाएगी। समझ में आती है ना ये बात कि ये पतली हो जाएगी। तो जब ये पतली हो गई है तो आपने देखा कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो ये वाला एरिया सर्कुलर वाला, ये कम हो गया है। देखो उसमें ज़्यादा, इसमें कम है, लेकिन इसकी लेंथ बढ़ गई है। यानी लेंथ और जो एरिया है दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैंने इसको ना इतना खींचा है कि इसकी लेंथ 2 टाइम्स बढ़ गई है, लेंथ 2 टाइम्स बढ़ गई है, 2L हो गई है। अगर लेंथ 2 टाइम्स बढ़ी है ना, तो फिर एरिया इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप सोल्व कर लो इसको, रो 2L ओवर A बाई 2, ठीक है। ये डबल डिनोमिनेटर में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, ऊपर आ जाएगा 2 लैदा इंटू 2, ये नीचे से ऊपर आया, रो एल ओवर ए, तो 4 रो एल ओवर ए, यानी रेजिस्टेंस इसकी 4 टाइम्स हो गई है, 4R हो गई है। सिंपल एज दैट। इस तरह से आपने अपने स्ट्रेचिंग का, और कंप्रेशन के केस में क्या होगा कि एरिया बढ़ जाएगा और लेंथ कम हो जाएगी। बस आपने इस तरह से सोल्व कर लेना है। अच्छा, हमारा अगला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बहुत ही ईजी चैप्टर है। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है बी का, ठीक है, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला है ना, ये आपने दो तरह से देखना है कि एक कंडक्टर है, उसके इनसाइड का फार्मूला होगा बी का और उसके आउटसाइड क्या होगा। देखो इसके जो एक्सिस पे होती है ना, बिल्कुल वो तो B0 होती है सेंटर में। अब यहाँ से सरफेस तक बी का जो फार्मूला होगा वो होगा B इक्वल्स म्यू नॉट ओवर 2 पाई I ओवर R स्क्वेयर। कैपिटल R इसका रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है, एक्सिस से सरफेस तक का, I ओवर R स्क्वेयर इंटू स्मॉल r, ठीक है। अब स्मॉल r क्या होता है? मैं कहता हूँ समझो मैंने ना इसका यहाँ पर इस पॉइंट पे मैंने फाइंड आउट करनी है, तो ये स्मॉल r यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। और आउटसाइड क्या होगा? आउटसाइड का फार्मूला बहुत सिंपल है, यहाँ से सरफेस से बाहर तक का। बच्चे इसका फार्मूला होता है B इक्वल्स म्यू नॉट ओवर 2 पाई I ओवर R, सिंपल, I ओवर R। R क्या है? सरफेस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना B की, वो सरफेस पे होती है, ठीक है। और इसकी मिनिमम वैल्यू मैंने आपको बता दिया, एक्सिस पे होती है 0। आगे हमारे पास बच्चे टॉपिक आता है फोर्स ऑन अ कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक इसका फार्मूला आता है F इज इक्वल्स टू I L क्रॉस B, F इज इक्वल्स टू I L क्रॉस B, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I L B साइन थीटा। एक अगर आप कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उस पर जितनी फोर्स लगेगी ना करंट कैरिंग कंडक्टर, वो होगी F इज इक्वल्स टू I L B साइन थीटा के इक्वल। और ये जो थीटा है ना एंगल, ये L और B के दरमियान है, L और B के दरमियान। आप कहोगे सर L तो लेंथ है वेक्टर, थोड़ी ना उसकी क्या होगी? L की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा होता है। समझ आ गई मेरी इस बात की? आगे देखो, आगे हमारे पास इसमें आता है, हाँ समझो मेरे पास ऐसे 2 वायर्स हैं, ठीक है, 2 ऐसे वायर्स हैं।
दो वायर्स हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन में ऊपर की तरफ करंट है। मैंने इसके केसेस सारे बताए, मैंने 3 वायर के भी केसेस बताए हैं कि उनमें सेम डायरेक्शन में करंट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा तो क्या होगा। मैं अभी ये नहीं बता रहा कि रिपेल करेंगी या क्या करेंगी, वो मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। मैं कहता हूँ इन दोनों वायर्स में बेशक ऊपर की तरफ करंट हो नीचे की तरफ करंट हो, मैंने फाइंड आउट करना है कि इस इनके दरमियान इस पॉइंट पे करंट कितना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी समझो आर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर है। तो बच्चे क्या होगा, बी टोटल इज इक्वल टू B1 + B2 हो जाएगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड को आप ऐड कर दोगे, ठीक है, हो जाएगा μ0/2πi/r, अगर ठीक है, प्लस μ0/2πi/r, ठीक है। हमें दोनों को ऐड कर देना है, सिंपल एज दैट। और इसमें एज सच कुछ भी नहीं है। और अगर आपने देखना है एक फ्लक्स का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स एक खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू B.A, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखते हो BA cos थीटा। अच्छा, ये तब है जब आपके पास जो थीटा है वो बिटवीन हो B एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। और आपके पास का एक और फार्मूला है, फाई इज इक्वल्स टू BA sin थीटा। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, एक जगह आप कह रहे हैं cos थीटा, अगली जगह आप कह रहे हैं sin थीटा। बच्चे sin थीटा तब होगा जब थीटा बिटवीन B और सरफेस ऑफ कॉइल के दरमियान होगा, ठीक है। ये बातें आप याद रखना, मैं डिटेल में सारा कुछ समझाया है, बस रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। B और सरफेस ऑफ कॉइल के दरमियान आपके पास एंगल होगा, ठीक है। आपको ये तो पता ही है कि एरिया वेक्टर और जो सरफेस होती है कॉइल की वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। आगे देखो ये वाला फार्मूला आपको आ गया। आगे हमारे पास ऐसा इसमें कोई फार्मूला इधर इस टॉपिक में नहीं है। आगे आता है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड में हमारे पास जो फार्मूले हैं वो बड़े आसान से हैं। एक सोलिनॉइड की जो एक्सिस पे अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो तो वो होती है बच्चे इक्वल उसके एक्सिस पे। समझो ये ऐसा सोलिनॉइड है, बिल्कुल बीच में ये एक्सिस पे, इसके ना एक्सिस पे मैक्सिमम होती है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड। तो वो अगर आपने फाइंड आउट करनी है वो एक बच्चे इक्वल होती है μ0 n क्या है, इट इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 मीटर के अंदर, समझो मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर लेंथ है, इस 1 मीटर के अंदर कितने टर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। इसका अपना फार्मूला होता है कैपिटल N/L, ठीक है। समझ आ गई मेरी इस बात की, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और अब मैं कहता हूँ कि सोलिनॉइड के जो एजेस हैं, यहाँ पर ना जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसने घूमना होता है ना ऐसे, तो ये थोड़ी टेढ़ी हो जाती है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर जो थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, यहाँ पर कॉर्नर्स पे, इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है, जो कॉर्नर्स पे वैल्यू है इसकी बी की, वो कितनी है, वो होती है μ0 Ni/2, यानी सेंटर से एक्सिस से 2 पे डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगी, ठीक है, उससे हाफ होती है। अच्छा, आगे देखो बच्चे, इसमें आता है एक और फार्मूला कि अगर आपके पास एक, ये तो एक सोलिनॉइड है जिसके बीच में सिर्फ हवा भरी हुई है, ऐसे कोई चीज़ नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे पास एक ऐसे है, ये एक मेटल है, समझो ये आयरन है, इस आयरन के ऊपर मैंने सोलिनॉइड को है ना चढ़ा दिया ऐसे, ये इसे मैं कहूँगा आयरन कोर सोलिनॉइड। जिस पे पीछे हवा थी उसे हम कहते हैं एयर कोर सोलिनॉइड। ये आयरन कोर सोलिनॉइड है। बताओ इस पे जो आप बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये बी आयरन कोर सोलिनॉइड है, इसकी वैल्यू होगी B इक्वल्स μ0 μr/Ni। अब ये μr क्या है, ये है रिलेटिव परमीएबिलिटी, ठीक है, बाकी सारा कुछ वही है। अब ये तो आपको पता ही है कि दो सोलिनॉइड में जब सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है तब क्या होता है, ऊपर नीचे रखे हो तब क्या होता है, वो सारा मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ अच्छे से। अभी सिर्फ फॉर्मूलाज देख रहे हैं हम। हमारे पास आगे आता है फोर्स और चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर कितनी फोर्स लगती है। याद रखो, एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे पड़ा हुआ है उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। खैर, इन अ मैग्नेटिक फील्ड ये होता है QV/B, इक्वल फार्मूला, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं QVB sin थीटा, ठीक है। अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू गुजर रहा है तो उसमें से उस पर इतनी फोर्स लगेगी, ये बात याद रखो। और आपने अब ये बात याद रखनी है कि थीटा याद कर लो। थीटा अगर बच्चे आपके पास 0 डिग्री है ना तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो स्ट्रेट पाथ बनाकर चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड से गुजर जाएगा। अगर आपके पास जो एंगल है वो हो 0 से 90 के दरमियान, यानी 1 डिग्री हो या फिर 89 डिग्री हो, तो वो हेलिकल पाथ बनाता है। आपको अगर सर हेलिकल पाथ क्या होता है, हेलिकल पाथ इस पाथ को कहते हैं, ठीक है। अगर एंगल आपके पास 90 डिग्री हो तो बच्चे वो सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाता है, ठीक है। मैंने बताया हुआ ना कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर होता है तो वो घूमने लग जाता है, ठीक है।
फिर आगे 180 डिग्री पे दोबारा स्ट्रेट पाथ बनाएगा। खैर, अब इसके बाद आपने ये सब कुछ देख लिया, ओके, क्योंकि ये फोर्स है तो इसका यूनिट भी न्यूटन ही होता है। आपने अगर फाइंड आउट करना है कि समझो मेरे पास एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ अप्लाई मैंने कर दी है, स्क्रीन के अंदर जा रही है ऐसे, और मैंने एक चार्ज पार्टिकल इसमें वर्टिकली परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करवाया, वो इधर से आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि जब वो परपेंडिकुलरली एंटर करेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड को तो वो घूमने लग जाएगा। अभी इस बात को छोड़ दो कि वो एंटी पैरेलल, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे निकालते होते हैं। फ़िलहाल ये घूम रहा है, तो ये जो घूम रहा है इसका अगर आपने रेडियस फाइंड आउट करना ना, तो बच्चे इसका फार्मूला होता है रेडियस इज इक्वल्स टू mv/qb। अच्छा, और अगर आपने इसका रेडियस तो फाइंड आउट कर लिया, अगर आपने इसी रेडियस का एक और फार्मूला भी है, वो क्या है जी, रेडियस इक्वल्स टू mv इक्वल होता है √2me के, मैंने फर्स्ट ईयर के फार्मूले में पढ़ाया हुआ है 2mke, ठीक है, ओवर qb। पहली वीडियो देखी होगी आपने, उसमें मैंने बताया था ये। और अगर आपने देखना है कि ओमेगा का फार्मूला क्या, ये तो है लीनियर, ये इसमें जो v यूज़ हो रहा है, रेडियस पता लग गया। अब आपने फाइंड आउट करनी है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा कितनी स्पीड से ही घूम रहा है, तो बच्चे उसका फार्मूला होगा ओमेगा इक्वल्स qb/m। समझ आ गई इस बात की भी। आगे अगर आपने देखना है तो फार्मूला आता है टाइम पीरियड का, कि इसको एक चक्कर इस तरह घूमने में कितना टाइम लगेगा। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2πm/qb। अच्छा, हमें पता है अगर टाइम पीरियड का फार्मूला या तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला इससे उल्टा होगा, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ऐसे ही है ना। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या हो जाएगा 2qb/2πm, और इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ये बात भी याद कर लो। और फिर बारी आती है आगे SH, हाँ ठीक है, ये सब कुछ हो गया। मैंने आपको ये सब कुछ बताया ना कि किसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, किसका रेडियस ज़्यादा बनता है, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का, वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर्स में, तो अभी तो नहीं मैं बताऊँगा। आगे आता है लोरेंट्ज़ फोर्स। मैं साथ साथ इसलिए बताता जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब कुछ पढ़ाया है, बाद में अब ये ना कहना कि सर आपने तो कुछ पढ़ाया नहीं, सिर्फ फॉर्मूले पढ़ा के भाग गए हैं, तो इसका मकसद ये है कि सिर्फ फॉर्मूले करवाने हैं। आगे आता है लोरेंट्ज़ फोर्स। बच्चे इट इज़ द, ये वो फोर्स है विच इज़ सम ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये QE के इक्वल होगी, प्लस ये मैंने अभी आपको करवाया QVB साइन थीटा के इक्वल होती है, समझो साइन थीटा 90 डिग्री है तो वो QVB के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें से आप क्या करो, Q कॉमन निकाल लो, E प्लस VB आ जाएगा, सिंपल एज दैट। और ऐसा जिसमें कुछ भी नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखना, बल्कि ऐसे ना लिखो, बेहतर है वेक्टर फॉर्म में लिख लो। ये लो QE प्लस QV×B, ठीक है, समझ आ गई इस बात की। चलो गुड, इसमें हम कहते हैं लोरेंट्ज़ फोर्स। फिर आता है बच्चे वेलोसिटी सिलेक्टर का फार्मूला। वेलोसिटी सिलेक्टर का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि हमारे पास एक ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर रही हों, और हम चाहते हैं कि समझो ये है ऐसे, बल्कि ऐसे नहीं, ये मैं कहता हूँ एक रीजन है जिसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी इनसाइड द स्क्रीन, और मैंने ऊपर प्लेट्स लगा देता हूँ, मैं ऊपर नीचे प्लेट्स लगा दी। मैं कहता हूँ ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड मैंने आपको दिखा दी नीचे की तरफ जो एग्जिस्ट कर रही है। फिर बच्चे आता है हमारे पास, मैं कहता हूँ कि मैंने एक परपेंडिकुलरली चार्ज पार्टिकल इसके फेंका ऐसे। अब जाहिर है, अब मैं जानना चाहता हूँ कि मैं उस चार्ज पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी रखूँ कि उस पर कोई दोनों ही फील्ड का असर ना हो और बिल्कुल सीधा निकल जाए, ठीक है, ना ऊपर की तरफ मूव करे ना नीचे की तरफ मूव करे, सीधा निकल जाए। तो उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होनी चाहिए E/B के इक्वल, ठीक है, E/B के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, वो सीधा गुजर जाएगा। अच्छा, अगर उसकी वेलोसिटी सीधा गुजर जाएगा, अगर उसकी वेलोसिटी बच्चे मैंने ये तो बता दिया, अगर E/B के इक्वल है तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ में आगे गुजर जाएगा। अगर उसकी वेलोसिटी E/B से ज़्यादा हो तब क्या होगा, तो बच्चे उस पर मैग्नेटिक फोर्स
ज़्यादा लगेगी और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स होगी ना वो उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और अगर E/B उसकी वेलोसिटी E/B की रेशो से कम हुई तो उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स ज़्यादा लगेगी और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फोर्स जो मूव कर रही होगी वो उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इसमें अगर आप देखो ना इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ है, पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल को इलेक्ट्रिकल फोर्स नीचे की तरफ फेंकेगी नेगेटिव की तरफ, ठीक है। फिर ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ फेंकेगी। ये बात भी याद कर लो, ठीक है, समझ ली इस बात को भी। आगे ये भी देख लो कि E/B का जो यूनिट होता है ना वो क्या होता है। E/B का यूनिट सेम एज वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये V के इक्वल है, ठीक है। ओके, आगे हमारे पास आता है समझो हमारे पास दो वायर्स हैं। मुझे पता है अगर दोनों वायर्स ऐसे हैं, एक ये वायर है एक ये वायर है, अगर दोनों में से सेम डायरेक्शन में करंट गुजरेगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। मुझे इस बात का पता है, ऊपर की तरफ मुझे पता है दोनों ने अट्रैक्ट करना है। कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करना है वो बताओ बच्चे। उसका फार्मूला होता है μ0/2π। हाँ, ये क्या हो गया, μ0/2π I1 मतलब पहले में से कितना करंट जा रहा है, दूसरे में से कितना करंट जा रहा है, डिवाइड बाय D, दोनों के हमारा डिस्टेंस कितना इंटू L, ठीक है। और अगर मैं जानना चाहता हूँ कि ये तो पूरी समझो वायर पूरी 10-10 मीटर की है, ये भी 10 मीटर की, ये भी 10 मीटर की, मैं जानना चाहता हूँ सिर्फ इस वायर के 1 मीटर वाले हिस्से पे और इसके भी 1 मीटर वाले हिस्से पे कितनी फोर्स लग रही है। तो बच्चे उसका फार्मूला हो जाएगा सिंपल, F/L आप कर दोगे, L वहाँ पे आके डिवाइड कर देना, फोर्स पर यूनिट निकल आएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। μ0/2π I1/I2/D, सिंपल, ठीक है। ओके गुड। आगे बच्चे E/M रेशो है, स्पेसिफिक चार्ज भी से हम कहते हैं इस रेशो को, E/M रेशो, स्पेसिफिक चार्ज। इसका फार्मूला क्या है, मतलब चार्ज, एक पार्टिकल का चार्ज और मैस को डिवाइड करो तो ये निकल आती है। इसका एक फार्मूला होता है V/BR, ठीक है। मतलब आप एक मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हो, जितनी वेलोसिटी से फेंकते हो वो पुट करो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की पुट करो और फिर वो घूमने लग जाएगा, परपेंडिकुलर फेंकना है तो उसका रेडियस पुट कर दो, ठीक है। और इसका एक और फार्मूला होता है E/M का ही 2V, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला V है इस बार, ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर 2 लाइंस लगा दी हैं, ओवर B²R², ठीक है। कितने पोटेंशियल डिफरेंस से आपने फेंका था, एक साइड करवाया, एक मैग्नेटिक फील्ड पे फेंका, फिर वो घूमने लग गया तो कितना रेडियस बना आपने वो पुट करना, सिंपल एज दैट, ठीक है। E/M की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, अल्फा पार्टिकल की मैंने सबकी लिखवाई थी लेक्चर में, वो तीनों आपने याद रखनी है ज़ुबानी। और न्यूट्रॉन के लिए वैल्यू उसकी 0 होती है, ये बात भी याद रखो क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0। फिर बच्चे हमारे पास आगे हेलिकल पाथ आ गया। हेलिकल पाथ के फॉर्मूले ना बहुत ही सिमिलर हैं इस वाले फार्मूले के जो मैंने आपको करवाए हैं, ये वाले फार्मूला जो मैंने करवाए ना सारे, इससे बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो अब वो हम कर लेते हैं नीचे। बच्चे देखो हेलिकल पाथ पहले आप समझ लो होता क्या है। ऐसे अगर आपके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने ना किसी ऐसे एंगल पे 0 से 90 के दरमियान चार्ज पार्टिकल को फेंका, अब वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक ऐसे पाथ में मूव करेगा, ठीक है। मैं डिटेल नहीं समझा रहा, डिटेल के पाथ बनता कैसे एक्चुअली वो मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, ऐसे पाथ बन रहा है, ठीक है। तो जूम इन कर लेते हैं। अब इस पाथ का जो रेडियस है, ये सर्कुलर रेडियस जो बन रहा है इस पाथ का, ये फाइंड आउट हम करते हैं mv परपेंडिकुलर ओवर QB। मैंने बताया V परपेंडिकुलर क्या होता है कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है रेडियस के, वो पुट करना है ओवर QB, ठीक। रेडियस समझ आ गया। टाइम पीरियड के लिए क्या होगा 2πm ओवर QB, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ होती है पिच होती है कि इसने एक बार पूरा घूमने में कितना डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ से अगर मैं लूँ, यहाँ से यहाँ तक और दोबारा इस पॉइंट में वापस आने तक इसने एक चक्कर पूरा किया ना, तो ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक, वो बताओ कितना होता है, इसे हम पिच कहते हैं। तो पिच का फॉर्मूला होता है V पैरेलल, कि V का कौन सा कॉम्पोनेंट पैरेलल है, इनटू टाइम, ये टाइम वो ऊपर वाला ही, ठीक है। ये बात भी देख ली हमने। फिर बच्चे ये इसका लेक्चर देखना लाजमी, अगर आपको V पैरेलल और V परपेंडिकुलर का नहीं पता तो मैंने बड़ा अच्छा समझाया वहाँ पे, ठीक है, डिटेल में। फिर आता है सच कुछ भी नहीं है। और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ऑब्वियसली वो क्या है कि 1 सेकंड में कितनी बार घूम रहा है, ओवर 2πm, और इसमें कुछ नहीं है। तो हमारा अब ये वाला
अच्छा, हमारे पास अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हमें पता है कि जब भी किसी कॉयल के थ्रू या एरिया के थ्रू जब भी हमारे पास चेंज इन फ्लक्स होता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। उस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इज़ इक्वल्स -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, जब भी हमारे पास चेंज इन फ्लक्स होगा तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी कोई ना कोई। ठीक है, अगर तो हमारे पास वो जो एरिया है वो किसी भी रैंडम शेप का है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो। खैर, अगर हमारे पास ये डेल्टा फाई है, मैंने इसको आप पिछले चैप्टर में आपको फार्मूला करवाया फाई का, वो क्या है बी ए कॉस थीटा, ऐसा ही है। तो अब डेल्टा फाई है, फाई ने डेल्टा फाई है, तो डेल्टा फाई का फार्मूला है ना, तो आपके या तो बी के साथ डेल्टा लगाना है या ए के साथ डेल्टा लगाना है। ठीक है, अगर तो बी चेंज हो रही हो तब चेंज फ्लक्स आएगा, एरिया चेंज हो रहा हो तब चेंज फ्लक्स में चेंज आएगा। अगर ये दोनों ही चेंज नहीं हो रहे तो फ्लक्स में चेंज आ ही नहीं सकता। ठीक है, या तो बी चेंज होगा तब फ्लक्स में कोई चेंज आएगा, या फिर एरिया चेंज होगा तब फ्लक्स में कोई चेंज आएगा, वरना फ्लक्स में कोई चेंज आएगा नहीं और ईएमएफ इंड्यूस होगी नहीं। सही है, तो मैं अब क्या ये कर लेता हूँ कि मैं बी में चेंज लाता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -n डेल्टा बी ए कॉस थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी, ऐसा ही है। अब ये एरिया मेरे पास डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। अगर एरिया मेरे पास रेक्टेंगुलर की फॉर्म में तो मैं क्या करूँगा, लेंथ इंटू विड्थ पुट कर दूँगा। सर्कल की फॉर्म में तो मैं क्या करूँगा, पाई आर स्क्वायर पुट कर दूँगा। स्क्वायर की फॉर्म में तो एल स्क्वायर पुट कर दूँगा। सिंपल एज दैट। ये तो मेरे पास आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला। अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट भी बनेगा। उस इंड्यूस्ड करंट का क्या फार्मूला होगा, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ इस इंड्यूस्ड करंट का जो फार्मूला होगा ना वो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉइल। ठीक है, याद रखो कि जो इंड्यूस ईएमएफ है ना ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन इंड्यूस जो करंट है ना वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसके फार्मूले में रेजिस्टेंस आ रही है, उसके फार्मूले में रेजिस्टेंस नहीं आ रही। सही है, आगे देखो हमारे पास मेनली आगे आ रहा है समझो मेरे पास एक, बल्कि ये फार्मूला मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, आगे लेंजेस लॉ है। लेंजेस लॉ में मैं देख रहा हूँ कि मैं वही देख रहा हूँ कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता, वो सारा कंसेप्चुअल है, वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया होगा। सीधा सीधा हमारे पास आगे म्यूचुअल इंडक्शन आता है। इस चैप्टर में फार्मूलाज बहुत कम है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन सीधा सीधा हमारे पास आता है। बच्चे जो म्यूचुअल इसके आगे कोई लेंजेस लॉ है ना वो मैंने आपको करवाया हुआ है, लेंजेस लॉ बड़े अच्छे से। अब जो म्यूचुअल इंडक्शन के तो हमारे पास फार्मूले ना, एक फार्मूला तो उसका ये है फाई सेकेंडरी एन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ये इक्वल होते हैं एम म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू आई पी। ठीक है, एक तो ये फार्मूला याद रखो म्यूचुअल इंडक्शन का। अगला फार्मूला बच्चे इसका याद रखो, आपने करना है करंट इन सेकेंडरी क्या कितना ईएमएफ इन द सेकेंडरी किस इक्वल होती है, इट इज़ इक्वल्स टू एम डेल्टा आई पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, सही है। और आखिरी फार्मूला जो आपने म्यूचुअल इंडक्शन के चैप्टर में जहन में रखना है वो होता है एम का, एम इक्वल्स ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, डेल्टा टी। तो ये तीनों फार्मूले आपके म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब मेनली चलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन की तरफ। सेल्फ इंडक्शन भी एक सिमिलर प्रोसेस है, बस उसमें एक कॉइल होती है। मैं आपको प्रोसेस नहीं समझाऊंगा, मैंने आपको लेक्चर्स में समझाया हुए हैं, मैं सिर्फ फार्मूले समझाऊंगा। ठीक है, वो भी सिर्फ करवाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा और कुछ नहीं। अच्छा, सेल्फ इंडक्टेंस का पहला फार्मूला तो इसमें ये आ जाएगा कि फाई इंटू एन इन इक्वल्स एल आई। ठीक है ना, एल इसमें एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक, इसका अगला फार्मूला होगा कि ईएमएफ कितनी इंड्यूस होती है सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, वो होती है इक्वल एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है एल का अपना फार्मूला, वो होता है इक्वल ईएमएफ ओवर डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये वाले फार्मूले आपने याद रखने। याद रखो एल का जो यूनिट है वो भी हेनरी है, इसका यूनिट है जो एम का वो भी यूनिट हेनरी है। ठीक है, ये बात याद रखना। और हेनरी इक्वल होता है वोल्ट एम्पेयर, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर की इक्वल होता है। ठीक, आगे आता है एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला। ये तो सेल्फ इंडक्टेंस के फार्मूले हो गए आपके। फिर बच्चे आता है हमारे पास, यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, हमारे पास फार्मूला अगला आता है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का जो फार्मूला है ना बड़ा ही सिंपल है, वो एनर्जी यू के इक्वल है, इट इज़ इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। सही, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, ये और इसमें जो एल है, इस जो ये एल जो है, इस एल का अपना फार्मूला है एल इक्वल्स म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ठीक है, और एन इस केस में वही है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है,
और इसमें फिर n का फार्मूला क्या बन जाएगा, n इक्वल्स कैपिटल N ओवर L। ठीक है, मैंने पहले भी समझाया आपको। अब देखो सोलिनॉइड, अगर एक सोलिनॉइड है आपके पास, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है आपने वो निकालनी है। तो सोलिनॉइड की जो एनर्जी होती है वो हमने निकालनी होती है फार्मूले इससे 1/2 b² ओवर म्यू नॉट। ठीक है, 1/2 b² ओवर म्यू नॉट। ठीक है, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। अच्छा, ये सोलिनॉइड एनर्जी डेंसिटी है, सॉरी मैं डेंसिटी का वर्ड भूल गया, 1/2 b² ओवर म्यू नॉट। ठीक, इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है अल्टरनेटिंग करंट का, AC का। बच्चे जो AC का टॉपिक है इसमें बड़े आसान फार्मूले हैं। तो पहला फार्मूला इसमें वही है इसके वोल्टेज का, कि अल्टरनेटिंग वो जो वोल्टेज होता है उसका फार्मूला क्या है। ये इक्वल होता है V इक्वल्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज इक्वल्स टू V0, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये V0 किसके इक्वल होता है, तो बच्चे ये इक्वल होता है नवाब n ओमेगा AB। ठीक है, तो V का क्या फार्मूला आ जाएगा, n ओमेगा AB साइन थीटा, नवाब साइन थीटा जिसको हम पढ़ते होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है इस बात की। अब बच्चे आप इसमें ना नवाब साइन थीटा भी यूज़ कर सकते हो और नवाब कॉस थीटा भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेरी इस बात को समझ रहे हो। आप नवाब साइन थीटा भी यूज़ कर सकते हो और नवाब कॉस थीटा भी यूज़ कर सकते हो। अब नवाब साइन थीटा का भी यूज़ होगा जब आपके पास जो थीटा है ना, ये बिटवीन आपको दिया हो A और B। ठीक है, बिटवीन एरिया वेक्टर एंड B। अब आप मैं कहूँ अगर आपने नवाब कॉस थीटा यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, तब आपके पास एंगल होगा सरफेस ऑफ द कॉइल एंड B के दरमियान। ठीक है, थीटा बिटवीन B एंड सरफेस ऑफ द कॉइल। समझ गए मेरी बात को। आगे हमारे पास अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज के ये फार्मूले हैं तो फिर अल्टरनेटिंग करंट के क्या फार्मूले होंगे, उसके फार्मूले भी ये हैं। I इक्वल्स I0 साइन थीटा। सिंपल, आप बस ये यूज़ कर लो, इससे ना आपके निकल आएंगे। ठीक है, इसे I0 यहाँ पे पीक करंट है। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें क्या हम I0 cos थीटा यूज़ कर सकते हैं, उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़नी, क्योंकि आपका ना आपने हमेशा पहले वोल्टेज निकालना है फिर आपने करंट निकालना है। ठीक है, और तो इसमें आपको थीटा हमेशा गिवन होगा सिंपली। इसमें क्योंकि NWAB वाले वेरिएबल्स हैं नहीं ना, तो आप इसलिए वो यूज़ नहीं कर सकते। खैर आगे देखो, हमारे पास अगला लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के जो है ना फार्मूले बहुत ही सिंपल है, वो यहाँ नीचे कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर, बच्चे ट्रांसफॉर्मर में तो पहली बात एक याद रखो कि जो फ्रीक्वेंसी आप इनपुट पे अप्लाई करते हो ना, वो इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी या आउटपुट, यानी इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी हमेशा बराबर होती है। ये बात याद रखो। एक बात ये भी याद रखो कि ट्रांसफॉर्मर ओनली वर्क्स ऑन AC, ओनली वर्क्स ऑन AC। ये दो बातें वैसे ही मैंने लिखवा दी हैं, DC पे ये काम नहीं करता। ठीक, आगे देख लो। अच्छा, ट्रांसफार्मर का जो पहला फार्मूला है ना, वो है VS ओवर VP इज़ इक्वल्स टू NS ओवर NP। VS ओवर VP इक्वल्स NS ओवर NP। और ये जो फार्मूला है ना, ये रियल ट्रांसफार्मर के लिए भी वैलिड है और आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए भी वैलिड है। रियल एंड आइडियल ट्रांसफार्मर दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, अगला फार्मूला हमारे पास आता है पावर इनपुट इक्वल्स पावर आउटपुट। कि आप इनपुट पर जितनी पावर दो उतनी ही आपको आउटपुट में मिल जाए, कोई वेस्ट ही ना हो। तो बच्चे ये सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक है, इसकी वजह से इसका एक फार्मूला निकलता है, वो है VS ओवर VP इज़ इक्वल्स IP ओवर IS। ठीक है, ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए होता है, सिर्फ रियल ट्रांसफार्मर के लिए फार्मूला ये नहीं होता। आप इस बात को भी समझ गए हो। और अब इसमें हमारे पास पावर इनपुट का अपना फार्मूला क्या है बताओ। पावर इनपुट का अपना फार्मूला होता है VP/IP। पावर आउटपुट का अपना फार्मूला होता है VS/IS। ठीक, इसके अलावा एफिशिएंसी का एक फार्मूला है ट्रांसफार्मर की। एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट, पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट। ठीक है, एक हमारे पास होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकेंगे, पावर आउटपुट का अगर आप फार्मूला पुट करते हो तो VS/IS ओवर VP/IP। परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला अलग है, वो होता है पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, फिर आप इसकी जगह ये लिख सकते हो VS/IS ओवर VP/IP
मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाए, ठीक है। और अगर जो ट्रांसफार्मर में अगर वैसे तो हीट लॉसेस नहीं होते, ठीक है। और हमारे पास एज सच इसमें कोई भी फार्मूला इस चैप्टर में नहीं है। यहाँ पर इस चैप्टर के भी फार्मूलाज आपके वाइंड अप होते हैं। एक बात बस देख लो, जो मैंने अल्टरनेटिंग करंट में आपको ऊपर लिखवाया ना, I=I0 sin थीटा, इस थीटा की जगह आप कई दफ़ा ना आपको 2 पाई एफ पुट करना पड़ता है, ठीक है। और थीटा की जगह आप ओमेगा टी भी पुट करते हो, ठीक है। चलो ये बातें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पर आपका ये अच्छा बच्चों, अगला चैप्टर हमारा बहुत ही छोटा सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें ऐसा कोई ज़्यादा फार्मूलाज हैं ही नहीं, तो ये तो 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह कवर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले जो हमारे 2 बेसिक्स तो आपको आती हैं, 2 ही हमारे मेन टॉपिक्स हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो मैंने आपको ना कंपैरिजन करके इनके फार्मूलाज लिखवा दिए हैं, ठीक है। एक तरफ मैं हाफ वेव के लिखवा दूँगा, एक तरफ मैं फुल वेव के लिखवा दूँगा, सही है। यहाँ हम हाफ वेव के फार्मूलाज लिख लेंगे और यहाँ पर हम फुल वेव के लिख लेंगे। याद रहे, फुल वेव के फार्मूला हाफ वेव में लगेंगे, हाफ वेव के फुल वेव में नहीं लगेंगे। और जो हमारे पास जो सेंटर टैप थी वो मैंने आपको सारी करवा दी थी लेक्चर में, वहाँ से पढ़ लेना अच्छी तरह। अच्छा, तो पहला फार्मूला हमने IRMS का देखना है, करंट का, IRMS करंट का। तो हाफ वेव में ये होता है इक्वल्स I0/2, ठीक। अगला फार्मूला हमें देखना है VRMS का, जो हाफ वेव में होता है V0/2। अच्छा, फिर हमें देखना है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इनपुट किस क्या का फार्मूला क्या है बच्चे, ये बिल्कुल इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट के। और फिर हम देख लेते हैं कि टाइम पीरियड जो इनपुट पे होता है उसका फार्मूला क्या है, ये होता है टाइम पीरियड आउटपुट के इक्वल ही होता है। और फिर हमारे पास फार्मूला इसमें आता है एवरेज वोल्टेज का, ठीक है। एवरेज वोल्टेज का वो होता है V0/π इस केस में, ठीक है। और जो रिपल फैक्टर का फार्मूला है इसमें, रिपल फैक्टर यानी गामा, इसका फार्मूला होता है IRMS ओवर IDC, ठीक है। यानी आपने AC करंट को DC पे डिवाइड कर देना, ठीक है। समझ आ गई। इसकी वैल्यू आपको पता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए कितनी होती है, 1.21। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी कितनी होती है बताओ, इट्स अबाउट 40.6%। ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हमारी मेनली यहाँ कंप्लीट होती है। अच्छा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन पे आओ। फुल वेव में बच्चों आपने मेनली देखना है कि आपकी IRMS का फार्मूला क्या, कंपैरिजन करेंगे ना हम। IRMS सबसे पहले इसका फार्मूला है I0/√2। अच्छा, अगला फार्मूला है VRMS का, वो फार्मूला क्या है, V0/√2। अगला फार्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट का, वो इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय 2, ठीक है। फिर आता है टाइम पीरियड इनपुट का फार्मूला, वो इस केस में इक्वल होगा 2 × टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एवरेज V का फार्मूला, एवरेज वोल्टेज का फार्मूला, वो होता है 2V0/π के इक्वल, सही है बच्चे। अच्छा, इसमें ना आपने अगर उसका फार्मूला लिखना है, क्या कहते हैं, रिपल फैक्टर का एक और फार्मूला वैसे मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो होता है √VRMS ओवर VDC होल स्क्वायर -1, ठीक है। ये आ गया रिपल फैक्टर का एक और फार्मूला आ गया। याद रखो, इसमें रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है 0.48 और जो आगे पास एफिशिएंसी होती है फुल वेव में वो होती है, अच्छा ये परसेंटेज एफिशिएंसी है दोनों की, ठीक है। परसेंटेज एफिशिएंसी जो होती है इसमें वो होती है अबाउट 81.4%, ठीक है। यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर होता है। अब हम चलते हैं डॉन ऑफ द मॉडर्न फिज़िक्स पे। ये भी बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, इसमें एज सच फार्मूलाज काफ़ी हैं लेकिन वो सारे के सारे बड़े ही आसान हैं। तो मॉडर्न फिज़िक्स, सही है, मैं हेडिंग दे रहा हूँ। मॉडर्न फिज़िक्स। अच्छा, सबसे पहले ना इसमें हमने देखना है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है। बल्कि पहले काम करते हैं, हम देख लेते हैं फार्मूला ऑफ, अगर आपने एक मोमेंटम फाइंड आउट करना है एक फोटोन का,
तो उसका फार्मूला क्या है? तो बच्चे मोमेंटम अगर आपने किसी फोटोन का फाइंड आउट करना है ना, वो होगा मोमेंटम इज इक्वल्स टू एच ओवर लेमडा। ये एक फोटोन का मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए, ये बात याद रखना, ठीक है। और अगर आपने आगे देखते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ना अपने हमें ये बात तो पता है कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है तो करंट बढ़ता जाता है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले ना हमारे पास फार्मूला आता है वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन इसे हम फाई को कहते हैं। इट इज़ इक्वल्स टू एच एफ नॉट। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉर मेटल सरफेस। फिर आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आती है कि अगर आपने एक फोटोन एमिट करवाया, फोटोन की वजह से आपने एक इलेक्ट्रॉन एमिट करवाया किसी मेटल से, तो वो वर्क फंक्शन एनर्जी फोटोन कन्वर्ट हो जाएगी उसके वर्क फंक्शन में, कि उसको निकालने में, और जो बाकी एनर्जी बच जाएगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। सिंपल एज दैट। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर ऑर्बिट, और बाकी ये वर्क फंक्शन है, और जो एनर्जी बच जाएगी वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ये तो हमें सबको पता ही है। और अगर वर्क फंक्शन और फोटोन की एनर्जी बराबर हो तो काइनेटिक एनर्जी फिर उसकी ज़ीरो होती है, ये बात भी याद कर लो। अच्छा, इसको ना हम क्या करते हैं, एक और तरह से भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। वो क्या है जी, एक सेकंड रुको बच्चों। हाँ, अब मैं कहता हूँ कि मैंने ना एमिट करवाए हैं एक फ़ोटोन, एक मेटल सरफेस पे हिट किया। ये एक फ़ोटोन आया, इसने हिट किया मेटल की सरफेस पे। जब इसने हिट किया इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं रोकना चाहता हूँ, तो मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूँगा। एक प्लेट रख दूँगा जो कि पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज होगी, वो इसको रिपेल करेगी इलेक्ट्रॉन को, इनकमिंग को, वो रुक जाएगा। अब मुझे कितना वोल्टेज देना पड़ेगा इस प्लेट को, ये मैं हम फाइंड आउट करेंगे। और इस वोल्टेज को जो कि रोक देगा, इसे हम कहते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज, ठीक है। तो स्टॉपिंग वोल्टेज का मैं ना आपको सिंपल और सिर्फ एक करवा रहा हूँ, एक क्या कहते हैं, स्टॉपिंग वोल्टेज को हम वी नॉट कहते होते हैं। इसका मैं आपको एक रिलेशन करवा रहा हूँ जो कि स्टॉपिंग वोल्टेज को और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को रिलेट करता है, ठीक है। क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स 6 × 10⁵ √V0, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी और स्टॉपिंग वोल्टेज को रिलेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो क्या, स्टॉपिंग वोल्टेज है 100 वोल्ट, बताओ तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी थी, मतलब उसको रोकने में हमारा 100 वोल्ट लग गया, तो आप 100 पुट करो, वेलोसिटी निकल आएगी, ठीक है। इसके बाद बच्चे हमारे पास आता है SH। आगे हमारे पास मेनली फार्मूले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के। इसमें और कोई फार्मूला तो नहीं आता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आपको करवाने वाला हो। अच्छा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आता है हमारे पास, आपको वैसे इसको भी ना आप खोल के लिख सकते हो, ये देखो HF0 प्लस काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² होता है वेलोसिटी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में सबसे पहला फार्मूला आपने देखना है वाइन्स लॉ। वाइन्स लॉ होता है लैम्डा मैक्सिमम इनटू टेम्परेचर इट इज़ इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, ठीक है। ये वाइन्स लॉ है, ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा, आपको पता है क्या है। और जो वाइन्स कांस्टेंट है वो होता है 2.9 × 10⁻⁻3, ये यूनिट है इसका, मीटर केल्विन। फिर हमारे पास अगला आता है स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। इसका फार्मूला होता है E = सिग्मा × 10⁻⁴, ठीक है। और जो सिग्मा है ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 5.6 × 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4, ठीक है। आगे बचे हमारे पास मेनली, हाँ ये मैं चीज़ भूल रहा, ये देखो स्टॉपिंग वोल्टेज का अपना एक फार्मूला है। इट इज़ इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। ये इसका अपना फार्मूला है। आगे देख लो बच्चों कि और हमारे पास इसमें अगर आपने मैं ना डिफरेंट केसेस सोच रहा हूँ कि जिस तरह से आप इसको ना सॉल्व कर सकते हो ताकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके, तो इसलिए ज़रा मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है सोचने में, बुरा मत मानिएगा। ये देखो आइंस्टाइन इक्वेशन लो ज़रा, एक और तरीका मेरे जहन में भी आया, ये है ना φ + ke, ये देखो इसको आप HF0 लिख सकते हो
इसे आप इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए एच एफ लिख सकते हो, वैसे ही है। और काइनेटिक एनर्जी है, देखो वर्क डन ओवर चार्ज किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल समझो, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, तो ये वी ई के इक्वल आ जाएगा, वी क्यू के या वी ई के इक्वल आ जाएगा, ऐसे ही है ना। तो आप क्या करो, ये वाला यहाँ प्लस है, वहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, एच कॉमन ले लेना, ये एफ माइनस एफ नॉट इक्वल्स वी ई, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको इस तरह भी, ये भी एक फार्मूला आप लिख सकते हो, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा डिराइव भी करवा दिया, ये भी आप याद रख लो। चलो ठीक है, आगे हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कोई फार्मूला नहीं आता, एक स्लोप रहेगी जो ग्राफ बनता है हमारे पास, एक क्या कहते हैं ई और एफ़ के दरमियान हम ग्राफ बनाते होते हैं, एनर्जी और एफ़ के दरमियान फ्रीक्वेंसी के ग्राफ बनता है ना, इसकी मैंने स्लोप निकालना सिखाई हुई है, इसकी स्लोप याद रख लो कि एच के इक्वल होती है, ठीक है, किसके इक्वल होती है, एच के इक्वल होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट के। चलो साइड वाली बातें बहुत होगी, मैं पढ़ा रहा था आपको, मैंने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के दोनों फार्मूले लिखवा दिए, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो गया, वो हो गया, वाइन्स लॉ हो गया। फिर आता है हमारे पास पावर, ठीक है, पावर बच्चे अगर आपने निकालनी हो ना, इसका फार्मूला वैसे तो आपको आता है वर्क डन ओवर टाइम यानी एनर्जी ओवर टाइम, एनर्जी आपको पता है एच एफ के इक्वल होती है ओवर टाइम, ठीक है। ये है एक फोटोन के लिए कि अगर आपने एक फोटोन की देखना है कि कितनी पावर है, 1 फोटोन, ज़्यादा n फोटोन्स होना तो पावर आपने निकालनी हो तो आप पुट करोगे एन एच एफ ओवर टी, ठीक है, ये n फोटोन्स के लिए एन एच एफ ओवर टी, ठीक। और अगर आपने देखना है कि बस ठीक है, ये ठीक है, एन एच एफ ओवर टी, ठीक है। यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी का अपना फार्मूला पुट कर सकते हो, क्या होता है वो होता है सी इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, एफ लेमडा, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी का फार्मूला सी ओवर लेमडा भी पुट कर सकते हो, तो वो पावर का एक और फार्मूला बन जाएगा एन एच सी बाय लेमडा टी, एन एच सी बाय लेमडा टी, ठीक है। अगर आपने निकालना हो एन बाय टी का फार्मूला कि एक सेकंड में कितने फोटॉन्स एक जगह से गुजर रहे हैं पावर के रिलेटेड, तो आप पी टी ओवर पी लेमडा ओवर एच सी, ये भी आप फार्मूला निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है, एन ओवर टी का निकाला है। तो ये 3-4 फार्मूले आप याद कर लो ज़ुबानी, ये यहीं पे लिख लेते हैं, बल्कि यहीं यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो आगे बच्चे हमारे पास आता है कॉम्पटन्स इफेक्ट। जो कॉम्पटन्स इफेक्ट का फार्मूला है वो बड़ा ही सिंपल है, वो होता है डेल्टा लेमडा इक्वल्स एच ओवर एम नॉट सी, एच ओवर एम नॉट सी हमारे पास क्या है, दिस इज़ कॉल्ड कॉम्पटन्स वेवलेंथ, आगे आता है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो डेल्टा लेमडा है बच्चे ये इक्वल होता है फाइनल लेमडा माइनस इनिशियल लेमडा के इक्वल होता है। याद रखो जो कॉम्पटन्स होता है ना इफेक्ट, ये मैक्सिमम होता है एट 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री में मैक्स होता है, बस ये बात याद रख लो। और जो एच ओवर एम नॉट सी, इसका यूनिट खाली एच ओवर एम नॉट सी इसका यूनिट होता है मीटर, और इसकी वैल्यू होती है 2.43 10 की पावर -12। आगे आ जाओ बच्चे, एनर्जी का एक आधा फार्मूला आपको लिखवा देता हूँ मैं, हाँ, एक शॉर्टकट फार्मूला है एनर्जी का, ऐसे कर लो, एक मिनट नीचे आ जाओ, यहाँ पे एनर्जी का वैसे बच्चे फार्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा, आता ही है। इसका एक और शॉर्टकट फार्मूला है 1240 ओवर लेमडा, लेकिन लेमडा हम नैनोमीटर में पुट करना है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल वो कहेगा आपके पास एक फोटोन है, उसकी वेवलेंथ 10 नैनोमीटर है, बताओ उसकी एनर्जी क्या है, तो आप यहाँ पर 10 पुट करोगे, नीचे नैनोमीटर 10 पुट करोगे, 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी आ जाएगी, सिंपल एज दैट। सही है, समझ आती है इन बातों की बच्चों। फिर हम देखते हैं आगे, ज़रा 1 मिनट रुको। अच्छा बच्चों, हम अब पढ़ रहे हैं यहाँ पे वेव नेचर और पार्टिकल्स, ठीक है। इसके कुछ फार्मूले हैं वो देख लें। सबसे पहला इसमें फार्मूला आता है, बड़े ना सिमिलर से हैं सारे, और लेमडा की फार्मूले हैं यहाँ पे, लेमडा इज इक्वल्स टू एच ओवर पी, ठीक है। एक इसका अगला फार्मूला लेमडा का, लेमडा इज इक्वल्स टू एच ओवर, ये पी मोमेंटम था, ठीक है, एच ओवर अंडर रूट 2m/e, ठीक है। इसका एक और फार्मूला है लेमडा इक्वल्स एच ओवर अंडर रूट 2m/ve,
अब ये वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। मैं इन सब की डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, मैंने लेक्चर्स में बड़े अच्छे से करवा दी थी, ठीक है। तो आपको सिर्फ रिवाइज़ करवाने हैं कि ये फार्मूले थे, आपको पता लग गया होगा ये कहाँ से डिराइव हो रहे हैं। खैर इसके आगे अगर हम देखें तो एज सच हमारे पास इस टॉपिक में एक फार्मूला बस और है जो कि है ब्रैग्स इक्वेशन, जो कि होती है 2d sin थीटा इक्वल्स m लैम्डा, ऐसा ही है ना। अच्छा थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ क्योंकि ये बच्चों को ज़्यादातर भूलती होती है। जो इसमें d है ना वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, और जो इसकी वैल्यू है ना वो होती है अबाउट 0.9 × 10⁻⁻10 या फिर 1 × 10⁻⁻10 कह लें, × 10⁻⁻10, ठीक है, मीटर, या फिर 1 × 10⁻⁻10 मीटर कह लें, ठीक है। टू बी एग्जैक्ट इट इज़ 1.66 10⁻⁻10 मीटर। मैंने आपको 0.19 ऐसे लिखवा दी है, 1.66 ये बेहतर है। इसके बाद जो थीटा इसमें यूज़ होता है बच्चों वो होता है अबाउट 65 डिग्रीज़। जो इसमें हम वोल्टेज यूज़ कर रहे होते हैं वो होता है अबाउट, जो इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं दैट इज़ अबाउट 54 वोल्ट, ठीक है, भूलेगा तो नहीं। चलो बस इसमें एज सच और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स में। आगे देखो बच्चों, याद रखना ये वाले आपने पार्टिकल नेचर पे नहीं लगाने जब आप में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, ये सिर्फ वेव नेचर पे लगने हैं, ठीक है। आगे हम देखें तो हमारे पास मैंने तकरीबन आपको इस सारे चैप्टर करवा ही दिए हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे जहन में और कोई आ जाए तो आपको लिखवा दूँ। हाँ हमारे पास ये है वेवलेंथ के लिए ही हैं, शॉर्टकट्स हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, ठीक है। वेवलेंथ निकालनी हो ना आपने, अगर वेवलेंथ लैम्डा निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए डिफरेंट फार्मूले हैं, ठीक है। पहला है इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का और फिर है अल्फा पार्टिकल का। इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चे फार्मूला आपके पास होगा लैम्डा इक्वल्स 12.2 डिवाइड बाय √V0 आपको पता ही है, साथ एंगस्ट्रम लगेगा। एंगस्ट्रम बच्चे 10⁻⁻10 को कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। और इसमें आप कर लो लैम्डा इक्वल्स 0.28 होता है वैसे, लेकिन चलो आप 0.3 कर लो, 0.3 डिवाइडेड बाय √V0 आगे एंगस्ट्रम, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर क्योंकि वेवलेंथ है ना। और अल्फ़ा पार्टिकल के लिए बच्चे आता है लैम्डा इक्वल्स 0.10 डिवाइडेड बाय √V0 आगे दोबारा से एंगस्ट्रम, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अगर आपने रिलेशन निकालना हो लैम्डा का टेम्परेचर के साथ, अगर आपने रिलेट करना हो लैम्डा को, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला है लैम्डा इक्वल्स, वेवलेंथ की फार्मूले करवा रहा हूँ मैं आपको, h/, इतना लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़नी है MCAT में, क्या पता वो बस आपको ना कोई फार्मूला दे दे, आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना इन फार्मूलों को, क्या पता वो कई ऑप्शंस में दे दे कि ये फार्मूला होता है कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आपको इसकी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़नी। √/3 K, ई के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, TM, ठीक है। और एक आखिरी फार्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, जब हम रिलेट कर रहे हो, किससे रिलेट कर रहे हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा से। तो ओमेगा इक्वल्स 2π E ये एनर्जी है डिवाइड बाय h, इसमें वेवलेंथ नहीं आता, ठीक है, डिवाइड बाय h। ओके तो यहाँ पर ना हमारे इस चैप्टर के फार्मूलाज कंप्लीट होते हैं। इसमें ज़रा ज़्यादा फार्मूलाज आए थे तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये। अच्छा बच्चों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसमें ना मेनली एक रिडबर्ग्स इक्वेशन है जो आपको आनी चाहिए, तो वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं फॉर डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज़, ठीक है। तो 1/λ इज़ इक्वल्स टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट, आगे आता है 1/p² माइनस 1/n²। मैं आपको रिमाइंड करवा दूं जो रिडबर्ग्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है बच्चों। जो इसकी वैल्यू होती है ना, इट इज़ अबाउट, इसका पहले फार्मूला देख लो। इसका अपना फार्मूला होता है E0/h c, स्पीड ऑफ लाइट c, ठीक है, hc। और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1.0973
इंटू 10⁻7 पर मीटर, ठीक है, पर मीटर इसका यूनिट है। अच्छा, अब इसमें P क्या है, वो लोअर शेल है, N क्या है, हायर शेल है। मतलब आप हायर जिस समय चौथे शेल से पहले में लेके आए हो तो आप N4 पुट करोगे, P1 पुट करोगे, इस तरह आप निकालते रहोगे। ये चीज़ें मैंने आपको सारी सिखाई हुई हैं, तो मैं आप डिटेल में नहीं जाऊँगा। शॉर्टकट फॉर्मूले देख लो बच्चों कि अगर आपने किसी पार्टिकुलर सीरीज़ की लैम्डा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, मैं कहता हूँ कि लाइमन सीरीज़ की मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, तो उसके लिए मैं शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करूँगा P इंटू एन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय P प्लस एन इंटू आर, P प्लस एन इंटू आर। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? बच्चों देखो, अगर लाइमन सीरीज़ है ना, लाइमन में मुझे पता है P1 होता है, सबसे छोटे शेल में लेकर आते हैं, और इसमें आप कहोगे सर फिर हमने n क्या यूज़ करना है? इसमें हमने n यूज़ करना है हाँ, अब देखो आपको मैंने क्या बताया है कि हमारे पास P और n है ना, आपने इसमें n यूज़ करना है 2। इससे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आती है? जब एनर्जी सबसे ज़्यादा कम हो। हमें पता है एनर्जी और वेवलेंथ आपस में क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसे ही है ना। तो अब सबसे ज़्यादा कम एनर्जी कब होगी? जब आप दूसरे शेल से पहले शेल में लेकर आओगे। अगर आप 10वें शेल से लेकर आ रहे हो तो देखो कितनी ज़्यादा एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी ना, पहले शेल में आने के लिए ज़्यादा एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन आपने तो कम एनर्जी लूज़ करवानी है, तो आप दूसरे शेल से पहले मिलाओगे ताकि एनर्जी कम हो तो वेवलेंथ ज़्यादा हो, तो फिर आप दूसरे शेल से पहले मिला रहे हो। तो इसमें आपके पास N2 है, P1 है। पुट करके देख लो रफ वर्क में साइड पर, ये लो P में 1 पुट कर रहा हूँ, ये मैं 2 पुट कर रहा हूँ, N होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 2 इंटू आर, ऊपर 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, नीचे 3 आर। ये लो, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है फॉर लाइमन सीरीज। इस तरह बाल्मर के लिए क्या करोगे? P2 पुट कर दोगे, N3 पुट करोगे। फिर फंड के लिए क्या करोगे? P5 पुट करोगे और N6 पुट करोगे, ठीक है। अच्छा, अब अगली है हमारे पास लैम्डा लॉन्गेस्ट, तो आ गया। फिर आती है लैम्डा शॉर्टेस्ट, ठीक है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चे? इसके लिए सिर्फ सिंपल सा फार्मूला है, ये है P स्क्वायर ओवर आर। जिस तरह बाल्मर के लिए आप 2 स्क्वायर ओवर आर पुट कर दोगे, 4 ओवर आर आ जाएगा। इसी तरह पैशन के लिए आप 3 का स्क्वायर ओवर आर कर दोगे तो 9 ओवर आर आ जाएगा। इसी तरह आपने करके निकाल लेनी है। इसमें ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं थी। और आगे देखो तो हमारे पास, ठीक है, आगे हमारे पास फार्मूला आता है स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड आउट करने का, कि नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइंस हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसमें बच्चे आपने सिर्फ ये देखना होता है नंबर ऑफ़ पॉसिबल ट्रांजिशन भी कहते हैं, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कितने मीटर है, नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो इसका बच्चे आपके पास फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। क्या फार्मूला है नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइंस का, या नंबर ऑफ़ फोटॉन्स भी कह लो आप इसको, नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइंस। फार्मूला है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से आपकी इस नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइंस या फिर नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कह लो, नंबर ऑफ़ पॉसिबल ट्रांजिशंस कह लो, ये सारी निकल आती हैं, ठीक है बच्चे। और इसमें आपके पास आगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम आता है, उसमें आपके पास जो क्वांटाइज रेडियाई है इसके फार्मूलाज हैं, वो मैं आपको पहले तो लिखवा रहा हूँ। उसका जनरल तो नहीं मैं लिखवा रहा, पहले मैं आपको इसका एक्चुअल फार्मूला लिखवा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ज़रा सिंपल लिखवाऊँगा, ठीक है। जो रेडियस का इसका एक्चुअल फार्मूला है ना, वो ये है। रेडियस nth ऑर्बिटल का आपने रेडियस फाइंड आउट करना हो, वो होता है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर KME स्क्वायर, ठीक है, बाय KME स्क्वायर। और अगर आपने निकालना हो, अब मैं आपको जनरल फार्मूला लिखवाता हूँ। तो जनरल फार्मूला क्या होता है? वो होता है RN। रेडियस आपने फाइंड करना हो nth ऑर्बिटल का, वो इक्वल होता है n स्क्वायर R1, ठीक है। अब R1 का क्या फार्मूला है बच्चे? R1 का यही फार्मूला, सिर्फ आपने n स्क्वायर हटा देना इस फार्मूले में से। फिर भी लेकिन मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ। इस R1 का क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला हो जाएगा h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर KME स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा। आगे हमारे पास यहाँ पे रेडियस के फार्मूले तो पूरे होते हैं।
ठीक है। आगे बच्चों आप इसको ऐसे भी परसीव कर सकते हो, बल्कि ठीक है इतना आप कर लोगे। एन स्क्वायर आगे R1। हाँ, आपने जिस भी ऑर्बिट का फाइंड आउट करना हो ना, वहाँ पे आपने एन पुट करना है। सेकंड ऑर्बिट का फाइंड करना है, यहाँ पे N2 पुट करो। थर्ड का फाइंड करना है, यहाँ पे N3 पुट करो। जो R1 की वैल्यू होती है ना, वो आपको ज़ुबानी आनी चाहिए, वो होती है 0.529 एंगस्ट्रम। ठीक है, R1 की वैल्यू ज़ुबानी आनी चाहिए 0.529 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम मैंने बताया है वो होता है 10⁻⁻10। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी। देखो एनर्जी के फार्मूले ना हमेशा बहुत सिंपल होते हैं। जो क्वांटाइज्ड एनर्जी है इसमें दो ही चीज़ें आती हैं कि टोटल एनर्जी जो होती है ना, टोटल एनर्जी वो सम होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का पहले अपना फार्मूला देखते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी है उसका अपना फार्मूला बच्चे है KE² / 2R। अच्छा, KE² / 2R। और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है उसका भी फिर अपना कोई अपना फार्मूला है, वो है -KE² / R। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। अच्छा, तो जो आपके पास, अब आप क्या करो, इन दोनों को ना पुट कर दो। मैं रफ वर्क करता हूँ थोड़ा साइड पे। ये देखो टोटल एनर्जी निकाल, इसका मैं टोटल एनर्जी का फार्मूला निकालना है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पुट कर रहा हूँ और मैं अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पुट कर रहा हूँ। -KE² / R ऐसे आ जाएगा। ये लो, इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ। यहाँ 2R आ जाएगा, यहाँ तो KE² ही रहेगा, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 KE²। ठीक है, ये आ जाएगा -KE² / 2R। तो टोटल एनर्जी का आपने यहाँ से क्या फार्मूला निकला है, -KE² / 2R। ठीक है, -KE² / 2R। एक बार हम इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं। टोटल एनर्जी का अपना फार्मूला वो क्या है, -KE² / 2R। अब आपने 2-3 बातें नोट करनी है। वो ये नोट करनी है कि जो टोटल एनर्जी है ना, इट इज़ नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और जो टोटल एनर्जी है ना वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ कैसे रिलेटेड है, इट इज़ 2 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी से ऐसे रिलेट कर रही है कि इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। पोटेंशियल एनर्जी का आधा है। ठीक है, समझ आ रही है? क्योंकि देखो -KE² / R किसके इक्वल है यहाँ पे, ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल है सारा। तो आपने इसको ऐसे लिखना है। और काइनेटिक एनर्जी और मैंने बता दिया। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में कैसे रिलेटेड है, तो बच्चे जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इट इज़ इक्वल टू -2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। -2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ कुछ गलती लग रही है, इसलिए मैंने पॉज दिया था बीच में। 1 मिनट, देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ये। हाँ, वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऐसे है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो नेगेटिव साइन भी आ जाएगा और वो कैंसिलेशन हो जाएगी। चलो, हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग काम था यहाँ पे, इसलिए मैंने बड़ा ना स्लोली लेके चला हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाला काम पूरा होता है। एज सच इस चैप्टर में और कोई फार्मूलाज नहीं है जो कि आपने याद रखने हो। ठीक है, और लेकिन मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ कि आपको एक आधा फार्मूला और करवाना पड़ जाए तो मैं वो लिखवा दूँ। क्वांटाइज्ड एनर्जी के फार्मूले भी हो गए हैं।
टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस के ई, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -2 के ई भी हो गया। हाँ, आपने मैंने वो नहीं लिखवाया आपको, जो है एनर्जी का अपना फार्मूला। ये जो टोटल एनर्जी है ना, इसका अपना जो सही फार्मूला है वो साइड पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एनर्जी इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 m डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये फार्मूला आपने देख लिया। अब ये तो है nth शेल के लिए, क्योंकि देखो इसमें n आ रहा है, तो अगर फर्स्ट शेल के लिए निकालना हो तो इसमें सिर्फ आपने n स्क्वायर मिटा देना है, और आपने क्या करना है 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 m डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। ठीक है, ये E1 है। अच्छा, अगर आपने रिलेशन निकालना है, शॉर्टकट फार्मूला निकालना है, तो वो क्या करोगे आप, उसके लिए आप करोगे En इज इक्वल्स टू E1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ठीक है, जिस भी शेल में एनर्जी फाइंड आउट करनी हो आपने उसको डिवाइड कर देना है उस पर, उसके स्क्वायर पे। और जो E1 है आपके पास वो कितनी होती है, ज़ुबानी आनी चाहिए, इट इज़ अबाउट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, वो आपको मुझे पता आती है, इसलिए मैं बोर नहीं कर रहा आपको, लेक्चर्स लिए हुए हैं आपने। आखिरी फार्मूला देख लो, अब क्वांटाइज वेलोसिटी का भी देख लो, वो है थी, इसका अपना फार्मूला होता है 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH। ठीक है, और अगर n आप 1 पुट कर दोगे तो फर्स्ट शेल के लिए V1 के लिए हो जाएगी, और जो V1 पहले शेल में जो वेलोसिटी होती है वो होती है अबाउट 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और अगर आपने nth शेल में फाइंड आउट करनी हो तो ये हो जाएगी V1 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, यहाँ पे आपके ये सारे के सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के भी क्लियर होते हैं। अच्छा, हमारा लास्ट टॉपिक है विच इज़ ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स, इसको हम पूरा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो जाएगी। सारे के सारे फार्मूलास हमने फ़र्स्ट ईयर तो पहले ही कवर कर ली थी और सेकेंड ईयर भी कवर कर लिया। होपफुली ये आपके लिए 2 लेक्चर्स काफ़ी हेल्पफुल थे। ठीक है ना, देखो 2 घंटे आपके ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा होगा, आपने 2x पे करके देखा होगा तो आपका ये जल्दी हो गया होगा। देखो, सबसे पहले न्यूक्लियर फिज़िक्स में ना मैं आपको ये बताता हूँ कि एक न्यूक्लियस का रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो फाइंड आउट करने के लिए आपके पास वैसे फार्मूला है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस का आपने रेडियस फाइंड आउट करना है ना, इट इज़ इक्वल्स टू R0 a की पावर 1/3। ठीक है, अब ये इसमें R0 क्या है, जो R0 है ना ये 1.2 फरमाए के इक्वल है। आप कहोगे सर फरमाए क्या होता है, बताता हूँ। R0 इज इक्वल्स टू 1.2 फरमाए। बच्चे फरमाए जिस तरह एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 को कहते हैं ना, फरमाए हम 10 की पावर -15 को कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई इस तरह की मुश्किल बात नहीं है। अब इसमें A क्या है, इसमें जो A है ना ये एटॉमिक मास है उस न्यूक्लियस का। ठीक है, मैं कहता हूँ जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है, तो वो आप पुट करोगे और उसको आप सॉल्व करोगे। आपको मैंने बाकी R0 मैंने आपको दिखा दिया कितने के इक्वल होता है, तो इस तरह आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फाइंड आउट कर सकते हो। आगे अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ऐसे फार्मूले तो नहीं, लेकिन रेडियो एक्टिव डिके लॉ की इक्वेशंस एंड जनरल इक्वेशंस वही मैं चलो लिख देता हूँ। जैसे हमारे पास अल्फ़ा एमिशन होती है तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसे पेरेंट न्यूक्लियस है, उसका कोई एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है। जब वो अल्फ़ा डिके करता है तो क्या हो जाता है, वो एक नया एलिमेंट बनाता है, उसे Y कह लो, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर 4 डिक्रीज़ कर जाता है और एटॉमिक मास 4 डिक्रीज़ करता है, एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज़ कर जाता है और एक अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाता है। ये तो मैंने आपको सारा समझाया हुआ है, ऐसे ही ना मैं सिर्फ रिवाइज़ करने के लिए लिख रहा हूँ एक बार यहाँ पे। बीटा में क्या होता है, बीटा 2 तरह के होते हैं, बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव, ऐसे ही है। तो बीटा पहले मैं लिख देता हूँ आपके पास नेगेटिव। ठीक है, और हमारे पास पहले बीटा नेगेटिव आया, इसके लिए हमारे पास ऐसे ही एक पेरेंट न्यूक्लियस होगा। ये जब हमारे पास डिके करेगा तो एक नया एलिमेंट बनेगा, इसका एटॉमिक मास तो सेम रहेगा बट एटॉमिक नंबर एक ऐड हो जाएगा और एक आपके पास बीटा नेगेटिव पार्टिकल यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। समझ गया मेरी इस बात को, तो 0 आ जाएगा।
अब अगर मैं आपको बीटा पॉजिटिव डिके दिखाऊं तो वो ऐसे होगा। उसमें एक नया एटॉम बनता है एलिमेंट, लेकिन इसमें एटॉमिक नंबर एक माइनस होता है और एक आपके पास पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकल जाता है जिसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, और आखिर पे मैं आपको अगर गामा डिके दिखाऊं तो बच्चे गामा डिके में तो ऐसा बहुत ही आसान है कि एक एक्साइटेड न्यूक्लियस आपके पास होता है, इस पर हम स्टार लगा देते हैं ऐसे, एटॉमिक मैस ये एटॉमिक नंबर ये, और फिर अच्छा ये है एरो टेढ़ा आ गया, और फिर सिंपली हम इसमें से एक गामा पार्टिकल निकल जाता है। इसमें कोई एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में चेंजिंग नहीं आती, लेकिन गामा रे निकल जाती है। गामा पार्टिकल नहीं होता, गामा रे होती है, आई एम सॉरी। ठीक है, इसकी एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा बीटा नेगेटिव डिके जो होता है ना, इसमें न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा होता है, ये मैंने आपको लेक्चर में समझाया था कि जो न्यूक्लियस के अंदर एक आपके पास न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये डिके करके एक आपके पास प्रोटॉन बना देता है, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज़ हो जाता है। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल जाता है जो कि बीटा पार्टिकल की फॉर्म में निकल जाता है बाहर, और एक एंटी न्यूट्रिनो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया। और बीटा पॉजिटिव में क्या होता है कि हमारे पास एक प्रोटॉन, पॉजिटिव में प्रोटॉन, नेगेटिव में न्यूट्रॉन। ठीक है, याद रखना, पॉजिटिव में एक प्रोटॉन आपके पास डिके करेगा, इस बार ये प्रोटॉन आपके पास डिके करेगा, इसलिए एटॉमिक नंबर एक कम हो जाता है, देखो ना Z-1, और ये डिके करता है एक इसमें एक न्यूट्रॉन बना देता है, एक पॉजिट्रॉन बना देता है जो कि बीटा पॉजिटिव पार्टिकल की फॉर्म में निकल जाएगा, साथ एक न्यूट्रिनो बन जाता है। ठीक, ये बात भी याद रखना। अब कुछ शॉर्टकट फार्मूलाज हैं इन टॉपिक्स से रिलेटेड, वो दोनों क्या हैं मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहला फार्मूला है कि आपने नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स निकालने हो कि कितने एमिट हुए हैं। कोई इक्वेशन दी होगी, उसने आपको बताना होगा कि नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स कितने एमिट किए हैं। तो बच्चे आपने देखने के जो आपके पास पेरेंट न्यूक्लियस है और डॉटर न्यूक्लियस है, उन दोनों में एटॉमिक मास का कितना डिफरेंस आया है। चेंज इन एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 4। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पेरेंट आपके पास x है, उसमें एटॉमिक मास है 10, डॉटर आपके पास y1 है, डिके होने के बाद उसमें आपके पास एटॉमिक मास है अबाउट 6। ठीक है, आप देखोगे एटॉमिक मास का कितना चेंज आया है, 10 में से 6 निकालो, 4 का चेंज आया ना, तो 4 डिवाइड बाय 4 करोगे, आपको पता लग जाएगा कि सिर्फ एक अल्फ़ा पार्टिकल निकला है। ठीक है, ये शॉर्टकट फार्मूला इस तरह से आपने करना होता है इसको। अच्छा, अब फिर बीटा पार्टिकल कैसे निकालते हैं। बीटा पार्टिकल निकालने के लिए फार्मूला है बहुत ही सिंपल सा, उसमें होता है 2 नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स। पहले आप अल्फ़ा पार्टिकल निकालोगे कितने, इस फार्मूले से कि अल्फ़ा पार्टिकल कितने, समझो इसका आंसर पहले 1 आया था ना, तो यहाँ मैं 1 पुट करूँगा। अगर अल्फ़ा पार्टिकल 0 एमिट हुआ है, चेंज इन एटॉमिक मास है ही नहीं, 0 है, तो फिर आप यहाँ पे 0 ही पुट कर दोगे। ठीक है, 2 नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स माइनस चेंज इन एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। पीछे एटॉमिक मास में चेंज निकाला है मैंने। ठीक है, इस बार एटॉमिक नंबर में चेंज है। ठीक है, इस तरह से निकल जाएंगे आगे बीटा पार्टिकल्स भी। अब देखो आगे हाफ लाइफ, आखिरी टॉपिक हमारा। थोड़ी सी मुझे एसिडिटी हुई है, थोड़ा सा बोलना मुश्किल है, प्लीज़ बेयर विद मी। अच्छा, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, ये क्या होता है। रेडियो एक्टिव डिके लॉ होता है N = N0 e⁻⁻T λ। अब इसमें आपको क्या समझ आ रही है बच्चे, जो N है ना, इसमें ये नंबर ऑफ़ अनडिकेड एटम्स लेफ्ट है। ठीक है, आफ्टर टाइम T, ये है नंबर ऑफ़ अनडिकेड, लिख रहा हूँ सिर्फ, अनडिकेड एटम आफ्टर टाइम T। ठीक है, N0 क्या है, ये तो इनिशियल नंबर है ना, ओरिजिनल, OR लिख रहा हूँ, ये भी OG ओरिजिनल, यहाँ से याद कर लो। और E तो आपको पता ही है कांस्टेंट है, T आपके पास टाइम है, लैम्डा आपके पास डिके कांस्टेंट है, सिंपल। अच्छा, आपके पास अगला आपके पास है एक ना इक्वेशन होती है जो कि हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट लैम्डा को रिलेट करती है। तो ये होती है हाफ लाइफ इक्वल्स लोगरिथम ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा डिके कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, लोगरिथम ऑफ 2 की वैल्यू भी याद रखो, ये किसकी इक्वल होती है, 0.693 की इक्वल होती है, ऑलमोस्ट 0.7 कह लो।
ओके आगे आपके पास शॉर्टकट फार्मूलाज हैं फॉर अनडिकेड एटम्स। आपके पास कोई उसने दी हो, कंडीशन दी हो, उसमें आपने अनडिकेड और डिकेड एटम्स निकालने हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है बच्चे। पहले हम निकाल लेते हैं डिकेड एटम्स। ये डिकेड एटम्स कैसे निकालने होते हैं। उसके लिए फार्मूला है, पहले अनडिकेड कर लेते हैं, ज़रा इजी फार्मूला। पहले अनडिकेड का करेंगे हम। वो फार्मूला है 1/2n n नॉट। अच्छा ऐसे नहीं लिखते इसको आसान तरीका इसको ये लिखने का ये है n नॉट इंटू 1/2n, ठीक है। और इसमें जो n है इट इज़ नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स की कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। एक गुजरी है, दो गुजरी हैं, तीन गुजरी हैं, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स, ठीक है। इसको ज़रा साइड पे कर लेते हैं। अब आपने निकालनी है आगे डिकेड एटम्स के लिए। डिकेड एटम्स के कितने एटम डिके हो गए हैं समझो, 2 हाफ लाइफ गुजरी हैं। उसके बाद मैं पूछना चाह रहा हूँ कितने अनडिके रह गए हैं, वो आप निकाल लोगे 1/2n से। और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अब कितने डिके हो गए हैं, तो उसके लिए बच्चे आप फार्मूला यूज़ करोगे। ये भी सिंपल सा फार्मूला है, n नॉट, बस एक फ़र्क है इसमें, 1-1/2n, ठीक है। n वही नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स, 1-1/2n, ठीक है, समझ आ जाएगा। अच्छा अब आपने कह रहे सर ये मैं n कैसे फाइंड आउट करूँगा या करूँगी। जो n फाइंड आउट करना है ना, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ, उसका फार्मूला अपना है TNT, बहुत ही आसान है। T इक्वल्स n नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स टाइम हाफ लाइफ, ठीक है। ये हाफ लाइफ है। समझो मैं कहता हूँ एक एलिमेंट की हाफ लाइफ है 10 मिनट, और उसको मैंने ना बाहर रखा है तकरीबन 50 मिनट के लिए। बताओ उसकी नंबर ऑफ़ कितनी नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ गुजरी है ना, ये n फाइंड आउट करो। ये इसकी हाफ लाइफ है, ये मैंने आपको टाइम दे दिया। आप TNT के फार्मूले में पुट करो, T 50, n फाइंड आउट करना है, हाफ लाइफ 10 है, ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 50/10 5। ये तो आपको सिंपल, ये वाला केस तो मैंने काफ़ी सिंपल दिया था, आप ज़ुबानी भी निकाल सकते थे, लेकिन आपने इसी कलर के फार्मूलों से, इसी फार्मूले से आपने ना कॉम्प्लेक्स वाले भी निकालने होते हैं TNT के फार्मूले से, ठीक है। अच्छा आगे चलो, अब हमारे पास मेनली रह गया है पीछे कुछ भी नहीं, मैथ्स का। अच्छा मैंने अनडिकेड और डिकेड एटम्स लिखवा दिए। मैथ्स का देखो फार्मूला कि मैं कहता हूँ पहले इतना मैथ्स था उस एटम का, अब इतने टाइम बाद, इतनी हाफ लाइफ बाद कितना मैथ्स रह जाएगा। इसका फार्मूला भी बहुत सिमिलर है, m नॉट 1/2n। अच्छा एक्टिविटी भी ऐसे ही कम होती है एक्सपोनेंशियली, a नॉट 1/2n, सिंपल। n हाफ लाइफ है इसमें। डिकेड अनडिकेड मैंने आपको लिखवा दिए साथ। काउंट रेट का भी यही फार्मूला। काउंट रेट पहले ओरिजिनल कितना था, 1/2n, सिंपल। इस तरह से आप हमेशा से अपने इसी तरह से आपने निकालने हैं, सारे एक्सपोनेंशियली हो रहे होते हैं। ओके नाउ अगर मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है ना, तो वो यही है कि जो रेट ऑफ डिके या एक्टिविटी होता है वो होता है रेट ऑफ डिके। देखो रेट ऑफ डिके मतलब कितने एटम्स डिके हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -n के कितने हमारे पास एटम्स मौजूद हैं पहले, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हो ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा विच इज़ डिके कांस्टेंट्स माइनस लैम्डा n आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। या फिर इसको हम एक्टिविटी कहते हैं इस सारे को, डेल्टा n/t को, यानी एक्टिविटी इक्वल्स माइनस लैम्डा n। और बस ठीक है, यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो। मतलब आपने अगर आपने लैम्डा का फार्मूला यहाँ से निकालना है तो वो आ जाएगा -a/n, और फिर आप यहाँ पे a का फार्मूला दोबारा पुट करके ना डिफरेंट फार्मूलेस निकाल सकते हो। याद रखो डिके का ना कांस्टेंट का यूनिट होता है पर सेकंड, ये बताता है कि 1 सेकंड में कितने एटम्स डिके हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ना सारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। मैं ना अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश से पढ़ाया कि मैं अच्छा पढ़ा सकूं। मेरे से कोई कमी बेशी रह गई हो मुझे माफ़ करना। आपका MCAT होने वाला है, मेरी बहुत ज़्यादा दुआएं हैं आपके लिए।
अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। ये लेक्चर थोड़ा सा लेट है, आई एम सॉरी, थोड़े से मामला थे, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, अभी भी थोड़ी सी ख़राब है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। मेरी लाख लाख दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत अच्छा है MCAT करके आना। और जो बच्चा मेरी सब आपकी दुआ है कि जिस भी मेडिकल कॉलेज में आप जाना चाहते हो, आपका वहीं पे एडमिशन हो। KE जाना चाहते हो, अल्लामा इकबाल जाना चाहते हो, RM जाना चाहते हो, निश्चित जाना चाहते हो, FMU आना चाहते हो, जहाँ जाना चाहते हो आपका वहाँ पे एडमिशन हो। ख़ुद मैं अभी FMU में हूँ, आई एम अ स्टूडेंट हियर। जो भी बच्चा आएगा FMU में मुझे लाजमी इन्फॉर्म करे, ठीक है। और KE जाए तो डॉक्टर उमर को लाजमी बताए। बाकी अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ करे।